वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बैच। न्यू बैच मतलब मैम अरे न्यू 12th के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर एकदम जोर शोर से। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और अब तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो सबसे पहले जो आज मैं चैप्टर लेने वाली हूं, अब बोलोगे मैम पीछे तो 6 चैप्टर लिखा हुआ दिख रहा है, 1 से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? तो पहली बात, तुम्हारे कोर्स में जो अभी रैशनलाइज कोर्स आया है उसका भी एक वीडियो है चैनल पे, देख लेना जाके। तो चैप्टर नंबर 1 डिलीट हो गया। अब बोलोगे मैम फिर चैप्टर नंबर 2 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? 2 से भी करूंगी, थोड़ा रुक जाओ। मैं उस चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूं जो होता है बहुत स्कोरिंग, पर वो आधे से ज्यादा समझ में नहीं आता, बाउंस हो जाता है ऊपर से। तो मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूं जो टफ चैप्टर है। क्यों? ये जनरली तुम्हारे आएगा जुलाई वाली एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली में या जब प्री बोर्ड्स होगा तब। और ये वाले वो चैप्टर है जो तुम्हारा बेस बनाएगा 2 और चैप्टर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर तुमने सही तरीके से पढ़ लिया तो फुल ऑन फुल स्कोर तो भैया कहीं जाएगा ही नहीं। कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे 12th बुक का। ठीक है, क्या नाम है देखो जरा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बोलोगे मैम इसके पहले वाला जेनेटिक्स कब पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, सब पढ़ाऊंगी एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज कौन से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो नाम ही जब देख रहे हो मुझे जरा बताओ मॉलिक्यूलर मतलब क्या? तो बोलोगे मैम मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया। तो चलो जरा आ जाओ, अब मॉलिक्यूल ढूंढते हैं। अब बोलोगे मैम है तो आसपास मॉलिक्यूल लिखते ना भैया, ना मैं पूछ रही हूं इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूल बताओ। तो सर चलो ऐसे बताओ, तुम्हारी बॉडी किस से बनी है? बोलोगे मैम हम से ही बनी है। अरे नहीं बाबा, किस चीजों से बनी है? मतलब मैं अगर मैं पूछने जाऊं तो जैसे एक बॉडी किस से बनती है, ऑर्गेनिज्म किस से बनता है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैम ऑर्गेनिज्म बनता है बहुत सारे सिस्टम से। तो ठीक है भैया, बहुत सारे सिस्टम लिख दिया, कौन सा सिस्टम? चलो स्टार्ट करो काउंट करना, 11th में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद तुम्हारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सेंस ऑर्गन वाला सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कुछ रह गया? तो 11 सिस्टम से तुम्हारी बॉडी बनी हुई है। अच्छा स्किन कौन भूलेगा? ठीक है, इतने सिस्टम से तुम्हारी बॉडी मिलके बनी है। तो तुम्हारी ऑर्गेनिज्म किससे बना है? मैम सिस्टम से। बहुत बढ़िया। अब सिस्टम बताओ जल्दी किससे बना है? तो बोलोगे मैम ऑर्गन से। ये क्या आप 10th वाला पढ़ा रही हो? अरे रुक जाओ, आ रही हूं। ऑर्गन से। अब मैं बोलूं बताओ ऑर्गन किससे बना है? तो बोलोगे मैम टिश्यू से। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर पूछ रही बताओ टिश्यू किससे बना हुआ है? तो बोलोगे मैम सेल से। ये तो हमको भी पता है, इसमें नया क्या है। चलो तो सेल का पिक्चर बनाते। तो जल्दी बताओ सेल मतलब क्या? जैसे अगर तुम जिस रूम में बैठे हो, सपोज करो उसको सेल मान के चलो, ठीक है? तो जिस रूम की बाउंड्री क्या हो गई तुम्हारी? सेल वॉल। अगर प्लांट्स है, फंजाई है, प्रोटिस्टेंस है और तुम्हारा मोनेरन है तो उनमें सेल वॉल होगी, पर किसमें सेल वॉल नहीं होगी? किंगडम एनिमेलिया वाले लोगों में नहीं, किंगडम एनिमेलिया वाले ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती। याद करो, ये तुमने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है। तो फिर बचा क्या मैम? फिर कहां से स्टार्ट करें? बाउंड्री मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जल्दी बताओ, वापस 11th का ही पूछ रही हूं, कैसी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ये रहती है लिपिड बायलेयर। इसी का एक और नाम है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ लिपिड बायलेयर, या एक कुछ मॉडल का नाम है, कुछ मॉडल बोलते हैं। कहीं से मैं क्लू दे देती हूँ, फ्लूइड कुछ करके है, और किसने दिया था ये मुझे चैट बॉक्स में लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आ गया सेल। जैसे तुम्हारा रूम रहा सेल, तुम्हारे रूम की बाउंड्री वॉल क्या रही मैम? सेल मेम्ब्रेन। तो बाउंड्री वॉल हो गई सेल मेम्ब्रेन। अच्छा तो बस ये ऐसे ही होता है? नहीं मैम, अंदर लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है। तो उसको क्या बोलते हो मैम? प्लाज्मा वाला पार्ट रहता है। तो क्या बोलते हो भैया? अगर ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्यों ले रही हूं? एज एनिमल सेल कंसिडर कर रही हूं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, अंदर फ्लूइड वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया। अब बताओ सबसे सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है कि नहीं? चलो न्यूक्लियस। अब बताओ न्यूक्लियस, अब ये सारी चीजें एट द एंड किन चीजों से बनी हुई है? सेल तक आ गए अपन,
तो मैम सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो अलग अलग सेल ऑर्गेनली से बना हुआ है। चलो लिख दो भैया, ये आ गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आ गए छोटे छोटे राइबोसोम, ये आ गया बड़ा लाइसोसोम, ये आ गया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया रफ वाला, वो था स्मूथ वाला। तो ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनली आ गए, ठीक है, सेल ऑर्गेनली, ठीक है। अब बताओ, मैं पूछ रही हूं जैसे हमारी बॉडी में हर चीज कंट्रोल कौन करता है? टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर मतलब ब्रेन। तो वैसे ही सेल में हर चीज कौन कंट्रोल करता है? ये जो भैया बीच में बैठा है ना, वो क्या नाम है उसका? न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो, वापस से थोड़ा सा 11th का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो बताओ, जैसे सेल का था सेल मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस की क्या होगी मैम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाके मैंने देखा तो क्या दिखेगा मैम? जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं मैम? डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं जेनेटिक मटेरियल लिख रही हूं, ठीक है। चलो, जेनेटिक मटेरियल। अब बताओ, अगर मैं ये जेनेटिक मटेरियल कंसिडर कर लो डीएनए बोल रही हूं, तो ये फिर किस चीज का बना है? तो मैम ये बना है बायोमोलिक्यूल का। तो बायोमोलिक्यूल किसका बना है मैम? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल किसका बना है मैम? एटम का। एटम किसका बना है मैम? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लो, इतना नीचे केमिस्ट्री नहीं शुरू करना, यहीं तक था, है ना, बायो यहीं तक था। तो वापस देखते हैं, सबसे पहले आ गई बॉडी, बॉडी के अंदर किसके बने हैं? सिस्टम, सिस्टम बने हैं ऑर्गन, ऑर्गन बने हैं टिश्यू, टिश्यू बना है सेल, सेल का है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अंदर गए, न्यूक्लियस के और अंदर गए, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आरएनए भी हो सकता है, अभी के लिए याद रखना। कैसे होगा ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है। डीएनए, अब डीएनए को जब मैंने उठा के देखा तो बस ये तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल को मिलके बना है। तो वापस ये चैप्टर का नाम ही क्या है जरा देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूल लेवल पे पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब, अब जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे टाइकून लोग नहीं बोलते, हमने अपने माँ बाप की जो जायदाद जमीन है वो इनहेरिट की है। इनहेरिट मतलब मिल गई है ना, पुश्तैनी मिल गई है। सिर्फ जमीन ज्यादा नहीं मिलती, हम खुद भी पुश्तैनी है, हम खुद कॉम्बिनेशन है अपनी मम्मी और पापा के। तो कैसे पता चला? जैसे कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारी नाक ना तुम्हारी मम्मी की तरह दिखती है, बाल एकदम पापा की तरह, कौन एकदम दादाजी की तरह, और एटीट्यूड एकदम दादी की तरह, मतलब ऐसे बता रही हूँ। तो ये सब कुछ क्या मिला है तुमको? पुश्तैनी मिला है, मिला है कि नहीं? तो ऐसी चीजें, ऐसा मॉलिक्यूल जो तुम्हारे इनहेरिटेंस के लिए, जो तुम्हारे जेनेटिक मटीरियल है, और वो कौन से लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये सब हम कहां पढ़ने वाले? इसी चैप्टर के अंदर। अब कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो है तुम्हारा डीएनए या फिर आरएनए। वापस याद रखना, सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल आया था, जब तुम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, अगर वो ओमिट नहीं हुआ होगा तो नहीं हुआ है, अभी रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है, तो सबसे पहले क्या बना था? न्यूक्लिक एसिड बना था, ठीक है। अब बोलोगे मैम अभी तो आप आरएनए बोल रहे हो, अरे आरएनए का फुल फॉर्म बोलो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो मैं इन जनरल बोल रही हूं, सबसे पहले क्या बना था? न्यूक्लिक एसिड बना था। उसमें भी सबसे पहले कौन बना था? आरएनए बना था। तो बोलोगे मैम पर अभी तो आप बोल रहे हो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और आप बोल रहे हो कि सबसे पहले आरएनए बना था। हाँ, उस टाइम पे सदियों साल पहले की बात है, सबसे पहले क्या बना था? आरएनए बना था। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, आरएनए से जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट होके किस पे आ गया? डीएनए पे आ गया। और आज मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। कुछ आरएनए भी है, बताओ कैसे? तुमने पढ़ा होगा रेट्रोवायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। अरे इतना दूर क्यों जा, अभी सबसे ज्यादा पैंडेमिक में किसने एकदम आतंकवादी जैसे काम किया था? मैम कोरोना ने। तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए, ठीक है। तो वापस जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, पर पहले कौन आया था ये अपन को याद रखना है, भले दूसरे चैप्टर का है, पर हम यहां से क्वेश्चन लिंक करके बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा जेनेटिक मटेरियल आया था? आरएनए आया था। इवॉल्व हो के डीएनए ज्यादा स्टेबल था। अब क्यों स्टेबल था मैं पढ़ाऊंगी, और ये क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। तो डीएनए क्या है तुम्हारा? अब जेनेटिक मटेरियल बन गया। तो जेनेटिक मटेरियल कहां मिलता है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस के बीच में, तो यूकैरियोट्स में तो मैम यू मतलब होता है, जैसे यू बोलूं तो यू का मतलब होता है ट्रू,
ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स मतलब कैरी ऑन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स में तो भैया न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब एकदम प्रो नहीं है ना, नहीं तो जैसे आईमैक्स प्रो, वो प्रो के बारे में बात नहीं कर रही हूं मैं, है ना, या तो प्रो है मैम हम हर चीज में, हम किस में, पबजी में प्रो है, मैं उस प्रो की बात नहीं कर रही हूं। यहां पे बायो में प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, बाबा आदम के जमाने वाला, ठीक है। तो अब अगर मैं बोल रही हूं कि प्रोकैरियोट्स में बताओ न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कहां होगा, तो बोलोगे अरे मैम हमने 11th में पढ़ा था, प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो सिंस इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसका जो सेल में ऐसे ही बेचारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ये कुछ कुछ चीजें याद करते जानी है, रिविजन भी हो रहा है 11th का थोड़ा थोड़ा, और याद भी, थोड़ा लिंक भी बनता चला जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में मिलता है। तो वापस मैं बता दूं कि अगर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, वापस जेनेटिक मटेरियल दो हो सकता है, डीएनए, आरएनए। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन सा आया था, आरएनए आया था। अब डीएनए भी मिलता है, और डीएनए मेजॉरिटी जेनेटिक मटेरियल है, पर हाँ कुछ एनिमल नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए में मिलता है। यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल कहां मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट्स में प्रो का मतलब होता है पुराना, बाबा आदम के जमाने वाला, और कैरियन का मतलब वापस न्यूक्लियस ही होता है। तो बेचारे इतने पुराने हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से तुम एचडी क्वालिटी थोड़ी ना एक्सपेक्ट करोगे, अरे भैया वो ब्लैक एंड व्हाइट है और ये है हमारा एचडी लेटेस्ट टच स्मार्ट स्क्रीन, एकदम सब कुछ है वो। अब यहाँ पे सिंस न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो ना रहेगा न्यूक्लियस, तो मैम क्या जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, नहीं, वो ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक। अब जब बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि जब हम डीएनए के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम हर चीज दो अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा है, वही चीज वही प्रोसेस यूकैरियोट्स में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर मैम मतलब हम पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, करेक्ट, फिर एंड में उसको दो डिवीजन कर देंगे कि यही प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कैसी हो रही है और यूकैरियोट्स में कैसी हो रही है, याद रहेगा। चलो, और दोनों पे क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं और दोनों की प्रोसेस एकदम अलग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, प्रोकैरियोट्स की मैंने बात ही की, तो कौन से किंगडम आते हैं, एक ही किंगडम आता है, कौन सा, मोनेरा, याद रखो भैया, किंगडम मोनेरा ही आता है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, सबका सब यूकैरियोट्स में जाता है, ठीक है। किसने बोला था, जल्दी बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, विटाकर ने दिया। कौन से ईयर में दिया, 1969 में, ठीक है। सब चीजें याद रखनी है। और उसने पहला ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसके ऊपर उसने बोला कि चलो अपन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते, तो उसने क्या देखा था, न्यूक्लियस ही देखा था। एक था पुराना प्रिमिटिव जिसमें आता है किंगडम मोनेरा, और एक में आता है ट्रू न्यूक्लियस या एडवांस है जो सेल, उसको उन्होंने बोला यूकैरियोट्स, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते एक एक करके। अच्छा, एक और, इसके जो पहले वाला चैप्टर है जो मैं वापस पढ़ाऊंगी, मत चिंता करना, तो वहां पे एक्चुअली ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, एकदम मॉलिक्यूलर फॉर्म में एकदम नहीं डिस्कवर हुआ था। लोग ना अंदाजा लगा रहे थे, कैसे अंदाजा लगा रहे थे, जैसे अपन लगाते, अरे यार ये ना तुम्हारी नाक पापा जैसे है, मतलब ये पापा से आई है, पापा को ये नाक उनके दादाजी से मिली तो दादाजी से आई है, दादाजी को उनकी नाक उनके परदादा से मिली तो वहां से आई है। तो अपन ऐसे अंदाजा लगाते ना कि हाँ ये वाले जो बाल का टेक्सचर है वो मेरी नानी का है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, मतलब हम क्या करते हैं, हम वो ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, ग्रेगोर मेंडल। उन्होंने, सोचो माइक्रोस्कोप नहीं था, उनको ये मॉलिक्यूलर लेवल का कोई अता पता नहीं था, पर उन्होंने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मटर को उगा के, एकदम सही सुना, मटर, मटर मतलब क्या, पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम। अब बोलोगे मैम ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो, अरे भैया हिब्रू नहीं है ये लैंग्वेज, ये है साइंटिफिक लैंग्वेज, बोटानिकल नेम। मटर का बोटानिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो उन्होंने बस यही मटर को उगा के उसके कैरेक्टर्स देखे। बोलोगे सारी मटर एक जैसी तो दिखती है, हाँ हमको अभी एक जैसे दिखती है, जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तुमको भी सारी मटरें अलग अलग दिखने लगेंगी। क्योंकि जैसे अब अगर किसी हम अगर बोले कि हमको तो डॉग सारे एक जैसे दिखते हैं,
अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्रीड लो, पर अलग अलग तो होते ही है ना, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली हमको वाले मटर अभी एक जैसे दिख रही है, पर इन्होंने एकदम ध्यान से डिटेल स्टडी की, और वैसे ही जैसे अपन अंदाजा लगाते ना कि ये मेरे नानी से आया है, ये मेरे दादी से आया है, तो वैसे उन्होंने ऐसी पाइसम सटाइवम की क्या बहुत सारी खेती की, ठीक है, खेती की। उसके जो कैरेक्टर है कि कौन सा पौधा बड़ा है, कौन सा पौधा छोटा है, किसका मटर का दाना ग्रीन कलर का है, किसका मटर का दाना पीले कलर का है, येलो कलर का है, ये सब उन्होंने नोट करना शुरू किया। और उन्होंने यहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सारी चीजें कराई, और जनरेशन के ऊपर ऑब्जर्व करके पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताया कि बॉस नहीं, मतलब उन्होंने बोला ऐसा कुछ तो है दया, है ना भाई, कुछ तो है दया जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होता है, जिसके कारण वो ऑफस्प्रिंग थोड़े बहुत या तो ऊपर वाली जनरेशन की तरह या और उसके ऊपर वाली जनरेशन की तरह दिखते हैं या मैच करते हैं। तो वही जो ऐसा कुछ तो है, उसको उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था फैक्टर, जो आज हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वापस स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब सोचो, माइक्रोस्कोप का कोई आइडिया नहीं, भाड़ में जाओ, जरूरत ही नहीं माइक्रोस्कोप का, अंदाजा है हमारे पास और मैथमेटिक्स है हमारे पास। तो ग्रेगोर मेंडल ने क्या बोला, यहां से मेंडल लिखा है, उस चैप्टर में पूरा नाम लिखा हुआ है, याद रखो, ग्रेगोर मेंडल, ठीक है, जिसको फादर ऑफ जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। सोचो जरा, सोच के देखो यार कि ना माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ना कुछ आता पता है कि क्या बायोमोलिक्यूल घूम रहे हैं, पर अंदाजा लगा लिया सिर्फ किसको, मटर को देख के, मटर की खेती करके, कि भैया बॉस कुछ तो है, दया नहीं था उस टाइम, मतलब कुछ तो है लोगो, ठीक है, कि ऐसा कुछ है जिसको मैंने नहीं, ग्रेगोर मेंडल जी ने क्या बोला, उसको फैक्टर बोला। पर जब जाके सारी डिस्कवरी स्टार्ट हुई, माइक्रोस्कोप बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, देखना शुरू किया स्ट्रक्चर, तब पता चला अरे वो कुछ तो है फैक्टर बोल रहे थे, उसको आज हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, किनको बोलते हैं, ग्रेगोर मेंडल। क्यों, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल दिया था, और क्या बोला था, उसको फैक्टर बोला था। ये आता है क्वेश्चन, इसलिए यहां लिखा हुआ है। चलो, अब मैंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो दोनों के फुल फॉर्म याद कर लो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से मेरे साथ बोलते चलो, अजीब अजीब सा कुछ तो बोलोगे, स्पेलिंग और कुछ लिख के आओगे और मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो डीऑक्सी, अब डी का मतलब क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, उसके पीछे लिखा है ऑक्सी, ऑक्सी मतलब मैम ऑक्सीजन, और नहीं तो क्या, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है ये, डीएनए। दूसरा, एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। अब मैंने बताया था सबसे पहले इवोल्यूशन के टाइम पे, मतलब जब सेल भी नहीं बना था, पर उस सेल के पहले भी कौन बन गया था, बॉस जेनेटिक मटेरियल बन गया था, और उसका नाम क्या था, न्यूक्लिक एसिड, और स्पेसिफिकली मैं पूछूं तो क्या बना था, आरएनए बना था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया कि डीएनए क्या है, अब ज्यादातर अब डीएनए ही मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। उसके और भी रीजंस है, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो बोलोगे मैम आरएनए क्या करता है, देखो जरा, आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, वापस बताया जेनेटिक मटेरियल काम करता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म में, वो कुछ कौन है, जैसे हमारा कोरोना वायरस हो गया, एचआईवी हो गया, तो लिखा है सम वायरस, अब तुमको पता है, दो मैंने एग्जांपल बता दिए, एचआईवी और कोरोना वायरस, ओके। मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, ये सारी चीजें ना, अभी तुम बोलोगे कौन सा मैसेंजर मैम, नहीं समझ में आ रहा, मत चिंता करो, जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते चलूंगी, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगी, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी, तब पता चलेगा मैसेंजर मतलब क्या। वो बोलोगे मैम मैसेंजर ऑफ गॉड, वो मूवी, नहीं भैया वैसा कोई मैसेंजर नहीं, ये बहुत एकदम एक्यूरेट मैसेंजर, अगर ये ना हो ना तो यकीन मानो हमारे सेल के जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वही नहीं बनेगा, और हमारी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज प्रोटीन की बनी। बोलोगे मैम कैसे, बताओ इतने सुंदर बालों का राज क्या है, तो बोलोगे मैम जेनेटिक्स आपकी मम्मी से मिला होगा, नहीं, एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन, ये प्रोटीन यहाँ भी है, नाखूनों में भी है। तो देखो हर चीज किसकी बनी है, प्रोटीन की ही बनी हुई है। मैं तुमको देख पा रही हूं क्योंकि मैम आंखों में दो टाइप के सेल्स होते हैं, कौन कौन से 11th में पढ़ा है मैम, रॉड्स एंड कोन, और दोनों के पास एक एक प्रोटीन होता है, तो वही प्रोटीन हर जगह है, ठीक है। चलो वापस आते हैं, तो अच्छा वापस अगर प्रोटीन की बात करें तो सारे एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन, सारे हार्मोन्स क्या है, प्रोटीन। बोलोगे मैम हर चीज तो प्रोटीन है, और नहीं तो क्या, तो प्रोटीन के बनाने के पीछे कौन है वो मेन रीजन, तो भैया है वो आरएनए। तो आरएनए किसकी तरह काम करता है, अभी के लिए याद रखना है, मैसेंजर की तरह काम करता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए दो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल फॉर्म हुआ था इवोल्यूशन के टाइम पे, पर आज
कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए वायरस, उसमें वो जेनेटिक मटेरियल है और अब किसकी तरह काम कर रहा है, एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ वो किसकी तरह काम कर रहा है, एडाप्टर की तरह, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। अब बोलोगे मामी दोनों लाइन समझ में नहीं आई, अभी मैं समझाने भी नहीं वाली हूं, मत चिंता करो, मैं जब तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि एडाप्टर का मतलब क्या है, उसके बाद कैटालिटिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। तो अभी क्या करना है, अपन को याद करके रखना है, दिमाग के एक कोने में याद करके रखो कि मैम ने बताया कि डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल की काम करता है और आरएनए किसकी तरह काम करता है, सबसे पहले मैसेंजर की तरह। कौन सा मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ गॉड वाली मूवी वाला मैसेंजर नहीं, उसके बारे में बात नहीं करूं, मैसेंजर की तरह। एक और चीज याद रखो, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद एडाप्टर की तरह, स्ट्रक्चर की तरह और कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह, और साथ में जेनेटिक मटेरियल तो है पर कुछ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इतना आया समझ में। तो इसमें जो जो मैंने ये अंडरलाइन किया है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, इस पे आता है क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। वो बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, वो स्टेटमेंट ही ऐसे देते हैं, सेक्शन ए में आता है कि दो ड्यूरिंग इवोल्यूशन आरएनए वाज इवॉल्व फर्स्ट बट राइट नाउ the genetic material as a RNA is found in very small number of organism. So which kind of role RNA is performing today? तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा कि अब ज्यादा RNA कहाँ मिलता है, तुम्हारा मैसेंजर में, एडाप्टर में, स्ट्रक्चर में एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल में, ठीक। और पांचवा तो जेनेटिक मटेरियल है ही। चलो आगे मूव करते हैं, हो गया क्या इतना क्लियर, चलो आगे मूव करते हैं। अब बोलोगे मैम ये सब कुछ क्या ड्रॉ करके रखा है, मत चिंता करो, बता रही हूं एक एक करके। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे बोलोगे मैम इतना सारा क्या घुमा घुमा के रखा है, ये तो समझ में आ रहा है डीएनए या आरएनए, पर है क्या। देखो ये वाला जो है, एक कभी भी अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने स्टार्ट करना है, मेरे को सपोज करो कि कोई भी चीज, मतलब सपोज जेनेटिक मटेरियल या तुम्हारा डीएनए, अब डीएनए, चलो डीएनए से स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए बना किस चीज का है, तो ये चीज समझनी है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म बताओ जल्दी, थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, बुक में नहीं देखना है, ऐसे ही देख के बताना है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो एक लंबी चेन होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की, मतलब मैम उसमें 3 चीजें रहती हैं, कौन कौन सी अपन को याद करना है। डीएनए का जो देखो, जो तुम्हें न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है ना, ये जो ऐसा पूरा घुमा घुमा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, एक पॉलीमर है। क्या है, एक पॉलीमर। अब याद करो, तुमने पॉलीमर वर्ड 11th में बायोमोलिक्यूल 9th वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हर चीज का जो पॉलीमर होता है उसका मोनोमर भी होता है। जैसे स्टार्ट करो, बताओ जल्दी, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा मोनोमर है, तो बोलोगे मैम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा फैट्स या लिपिड्स का क्या मोनोमर है, तो बोलोगे मैम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे प्रोटीन का क्या मोनोमर है, तो बोलोगे अमाइनो एसिड। सिमिलरली मैं बोल रही हूं ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, एक पॉलीमर है। क्या है, ध्यान से सुनना है, एक पॉलीमर है, और इसका जो मोनोमर है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, बॉन्ड के साथ बन गए, तो क्या बन गया, वो न्यूक्लिक एसिड बन गया, और मोनोमर कौन है उसका, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब बताओ, अब बोलोगे मैम ये तो आपने बता दी, ये क्या बना हुआ है, ये हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो, देखो जैसे ये उन्होंने आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बोलोगे मैम इसे घुमा घुमा हुआ क्यों है, अरे रुक जाओ, मैं अभी सारा पैकेजिंग जब समझाऊंगी तब समझ में आएगा, ये घूम रहा है कि प्लेट फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब याद करो, अब मैं अभी के लिए मैं लिखवा रही हूं, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, 3 चीजों से। कौन कौन से, सबसे पहली होती है उसमें शुगर, मैम शक्कर, हाँ शक्कर, मैम कौन सी, ग्लूकोज वाली ना जी, फ्रक्टोज वाली, ठीक है। कैसी शुगर होती है, पेंटोज शुगर। अब बोलोगे मैम पेंटोज क्यों बोल रहे हो, रुक जाओ, अभी के लिए बस याद करो, एक एक करके मैं एक एक वर्ड स्टार्ट करूंगी और उसका डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर पूरा बताना शुरू करूंगी। तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, पहला कॉम्पोनेंट शुगर, कौन सा शुगर, फ्रक्टोज। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 2-। ये मैम ये तो आप केमिस्ट्री ले आए, अरे भैया हर चीज इंटीग्रेटेड है। अगर याद करो मैंने बोला था एट देन ये बायोमोलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किसका बना है मैम, मॉलिक्यूल्स का बना है, मॉलिक्यूल एटम का बना है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आ गए केमिस्ट्री पे। तो हर चीज
एडेंट, सारी चीज मर्ज्ड है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलग अलग करके मत पढ़ो, एक ही चीज है वो, सब कंबाइन होके पढ़ो। अब तो आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च फील्ड में इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, एक टॉपिक लेके कोई पढ़ाई नहीं करता, तीनों चारों चीजों को मर्ज करके पढ़ाई की जाती है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलोगे, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस। क्या बोलोगे, नाइट्रोजनस बेस। तो बोलेगे अच्छा मैम यहां पे यही लिखा है न्यूक्लियो बेस ऑफ डीएनए, करेक्ट। तो नाइट्रोजनस बेस या फिर न्यूक्लियो बेस ऑफ डीएनए। पर बोलोगे मैम यहाँ पे तो ये ऐसे नंबर वर्ड्स लिखे हुए हैं ए टी जी सी, क्या है, रुक जाओ बाबा, एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए अगर देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, अच्छा बताओ इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है तुमको आरएनए और डीएनए में। तो बोलोगे मैम ये दो ऐसे लाइन बनी हुई है, घुमा घुमा है, और ये आधा ही बेचारा घुमा घुमा है। हाँ, ये तुम लोग गलती करते हो, इसलिए मैंने यहाँ दिखाया है। जनरली अगर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या है, तो तुम एक डिफरेंस सबसे पहले बोल के आते हो कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। बोलोगे मैम डबल स्ट्रैंडेड, यहां ऐसे दो दिख रहे हैं ना सीक्वेंस वैसे, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे तुम बोलोगे। मैं बोलूंगी गलत, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। सिमिलरली आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। बोलोगे स्ट्रैंड मतलब क्या, ये देखो ये एक दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, तो ये एक स्ट्रैंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड। तो इसको बायो में एसएस करके शो करते हैं। तो सिंगल, देखो समझो बात को, ये तुम गलत करके आते हो, डिफरेंस में लिख के आते हो और फिर सोचते हो मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आरएनए कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंड भी होता है ऐसा, या फिर ऐसे भी हो सकता है। सिमिलरली जो तुम्हारा डीएनए है वो ऐसा तो होता ही है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही है, पर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। याद रहेगा इतना। तो मैम इतना समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, मोनोमर उसका न्यूक्लियोटाइड रहता है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अभी के लिए इतना याद रखो, अब एक एक करके मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगी तब समझ में आएगा। चलो आगे मूव करते हैं। तो देखो अब ये जो इतना सारा चीजें अपन को पढ़नी है, तो अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर को मैंने इतने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अरे भैया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोला है, तो जेनेटिक मटेरियल जो हमारे डीएनए वो तो पढ़ लो। तो हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पर ये एक्चुअली रिसर्च में कैसा है, मैंने लोगों को पता कैसे चला कि यार डीएनए ही है, ये हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में, जिसको बोलेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तीसरा टॉपिक, अब डीएनए ने खुद को खुद से कैसे बना लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन। मतलब अगर मैं अपना एग्जैक्ट कॉपी, अब बोलोगे मैम उसको तो क्लोन बोलते हैं, हाँ क्लोन बोलते हैं, पर अगर यही चीज डीएनए करता है ना तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कैसे करता है, कौन से सर्कमस्टांसेस में करता है, क्या क्या चीजें लगती है उसको, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन में। अब उसने डीएनए बोला मजा नहीं आया यार, चलो आरएनए बनाते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए तो बना लिया, चलो अब मुझसे आरएनए बना के देख ले, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर बीच में एक टॉपिक है जेनेटिक कोड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ेंगे अपन साथ में जेनेटिक कोड, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही अपन को वो चीज पढ़नी है। उसके बाद पर आरएनए ने बोला अभी भी मजा नहीं आया, चलो आरएनए से क्या बनाते, वही प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन है ना, अलग अलग प्रोटीन जो पढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो देखो अब बोलोगे मैम फिर से वही डायग्राम लेके आ गए, अरे नहीं लेके आ गए भैया, ध्यान से देखो। तो वापस मैंने क्या बोला, तीन चीजों से बना है, कौन सा, तो मैम डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हो जो पॉलीमर है, करेक्ट। अब मोनोमर उसका आपने बोला कि न्यूक्लियोटाइड होता है, करेक्ट। और न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना होता है, तो एक तो हो गया शुगर। मैम इसमें शुगर तो दिख नहीं रही, अभी दिखेगी ना, थोड़ी देर में दिखेगी। यहाँ पे जो ये रहता है ना, इसमें होती है शुगर। तो देखो यहाँ क्या लेबल करके रखा है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और दूसरा मैंने बोला था क्या, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो इसीलिए। अब बोलोगे मैम फिर ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा कोई भी रैंडम चीज उठा के वो ऐसा डीएनए का पिक्चर दे देंगे और फिर वो लेबल करके पूछेंगे कि बताओ ये क्या है। तो तुम लोग क्या करते हो, स्ट्रैंड्स लिख के आ जाते हो। भैया स्ट्रैंड्स तो लिखना है ठीक है, पर ज्यादा मार्क्स या एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट आंसर क्या है, लिखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि मैंने बताया कि जो डीएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है, उसका मोनोमर कौन है, न्यूक्लियोटाइड। जो तीन चीजें से बना है, कौन कौन सा, पहला हो गया शुगर, दूसरा हो गया फॉस्फेट और तीसरा
मैम नाइट्रोजनस बेस, ये देखो ये लिखा है नाइट्रोजनस बेस। अब वो कितने टाइप के, तो मैम बोलोगे मैम यहाँ तो 4 टाइप के दिख रहे हैं। हाँ हम पढ़ेंगे एक एक करके, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। बोलोगे मैम कैसे कैसे नाम बोल रहे हो, अभी याद करके रखना है, अभी एक एक करके लिखा हुआ आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन अपन को याद रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, और अगर देखोगे तो बैकबोन मतलब स्ट्रैंड्स इसके बने और बीच में है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, देखो बीच बीच एरिया में नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर। देखो वर्ड वापस पॉलीमर लिखा है, मैंने अभी बोला कि पॉलीमर है किसका भैया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। टाइड्स बोल रही हूं अब, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या हुआ तुम्हारा, मोनोमर, और जो सॉरी न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ तुम्हारा, पॉलीमर, और न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, मोनोमर, ठीक। अब देखो सेकेंड, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर मैंने पूछा कि बताओ डीएनए की लेंथ बतानी है तो तुम क्या बोलोगे कि जितने न्यूक्लियोटाइड उसमें है उतना बड़ा वो डीएनए है। अब बोलोगे मैम समझ में नहीं आया, अरे रुक जाओ एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए का भैया डीएनए का पॉलीमर, एक्चुअली डीएनए जिस चीज का बना है पॉलीमर का बना है, नाम क्या है उसका मैम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है भैया न्यूक्लिक एसिड। अब जब पॉलीमर का हमेशा मोनोमर होता है तो मोनोमर कौन है, तो मोनोमर है उसका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैंने पूछा बताओ डीएनए कितना लंबा है, लेंथ में कितना है, तो एक तरीका वो है ना तुम बता दो कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड का नंबर है उतना बड़ा डीएनए। अब आई समझ में चीज, मतलब कुछ ऐसे पूछ रही हूं मैं कि सपोज करो तुम्हारे पास एक चुन्नी है, ठीक है, और चुन्नी में चुन्नी नहीं लेते कुछ और लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें अलग अलग बॉल्स से बनके एक बड़ी सी ऐसी लाइन बनी है, ऐसे धागा है जिसमें तुमने ऐसे ऐसे बॉल्स पिरोए हुए हैं, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ बताओ ऐसा कुछ ऐसा है, ठीक है, ये है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, ये है तुम्हारे लेंथ वाइज है, और उसमें छोटे 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 क्या मोनोमर से मिलके बना है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि बताओ इस डीएनए की लेंथ कितनी है तो बोलोगे मैम हम गिन के बताते हैं, ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका तुम ये बता दो ना कि उसमें कितने ये मोनोमर के यूनिट लगे हुए हैं, वही वो लाइन बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है देखो, द लेंथ ऑफ डीएनए या तो गिन लो, और दूसरा तरीका ये बता दो कि उसके मोनोमर कितने हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ, मोनोमर कौन था, न्यूक्लियोटाइड, और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज अ बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब बोलोगे मैम फिर बेस पेयर क्या लिखा है, अभी तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आया, रुक जाओ अभी भी आ ही रही हूं उस पर, ठीक है। अभी सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो अब आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल अब वो लेंथ बता रहे, अच्छा ये लेंथ अपन को याद करनी पड़ेगी, क्यों, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, और बहुत बार अगर ऑब्जेक्टिव वाले अगर 10 क्वेश्चंस आ गए या सब्जेक्टिव भी आ गए तो वो पूछ लेते हैं कि बताओ किस एनिमल का डीएनए का लेंथ कितना है। अच्छा अब यहाँ पे बेस पेयर की ही बात कर रही हूं, तो देखो वापस बोलोगे मैम आपने बोला न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है, एक है शुगर, दूसरा है फॉस्फेट, ठीक है, और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस, एनबी लिख रही हूं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस वापस 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरिन्स, क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स, और एक को बोलते हैं पायरिमिडिन्स, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, पायरिमिडिन्स, ठीक है। अब ये दोनों, इसके अंदर आता है ए और आता है टी, एडेनिन और थायमिन, और पायरिमिडिन के अंदर आता है ग्वानिन और साइटोसिन। अब बोलोगे मैम एक तो आपने बोला कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज के बने, तीसरा जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी खुद 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हो, जो प्यूरिन है उसको भी आपने और 2 में डिवाइड कर दिया, एडेनिन और थायमिन, और पायरिमिडिन को ग्वानिन और साइटोसिन। अब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी के लिए क्या समझना है तुमको, ठीक है, कुछ लाइन समझने के लिए अभी के लिए कुछ कंसेप्ट समझा रही हूं कि डीएनए है जो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड का, वो पॉलीमर किससे, कितने मोनोमर से मिलकर बना है, कौन से मोनोमर से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सी कितनी चीज होती है, 3 चीजें, शुगर और फॉस्फेट। और अगर एक डायग्राम देखा होगा तुमने यहाँ पे, तो इसमें क्या लेबल किया था, शुगर और फॉस्फेट का क्या रहता है, बैकबोन रहता है, और जो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है वो कहां रहता है, सेंटर में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, पेयर के फॉर्म में रहता है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो जी के साथ कौन है, सी है, फिर वापस सी के साथ कौन है, जी है, टी के साथ कौन है, ए है, और ए के साथ कौन है, टी। तो हमेशा इसी पेयर में वो मिलते हैं। देखो समझो बात को कि जो तुम्हारा
ये प्यूरिन्स है, भले अब बोल रहे हो मैम मतलब नाइट्रोजनस बेस में दोनों हुए, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या प्यूरिन्स इतने चारों चीजें एक में लगी रहती? नहीं, यही मैं बोल रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड हुआ, उसमें एक मॉलिक्यूल शुगर का हुआ, एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का हुआ और एक मॉलिक्यूल कोई भी नाइट्रोजनस बेस का हुआ। अपने पास कितने नाइट्रोजनस बेस है? 4। कौन कौन से? ATGC। इन चारों में से कोई भी एक होता है। अब आई बात समझ में? और वापस अब देखो यहाँ पे वापस, तो यहाँ पे और वही जो 4 रहेंगे वो कैसे? यहाँ पे एक शुगर रहेगा, यहाँ पे एक शुगर रहेगा, तो उसके साथ एक के साथ ये रहेगा और दूसरी शुगर के साथ एक के साथ रहेगा, और हमेशा कैसे मिलेंगे? पेयर में मिलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे मैम फिर जो RNA था उसमें पेयर में नहीं मिलेगा, जो सिंगल स्ट्रैंड था। करेक्ट, सिंगल स्ट्रैंड में कोई पेयरिंग में नहीं मिलेगा। इसको अगर मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया तो देखो अगर ध्यान से, तो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस का सिर्फ सिंगल यूनिट मिलेगा। आई बात समझ में? तो जब आप मैम आप ये बोलना चाह रहे हो, एकदम सही समझ रहे हो, कि जब भी ऐसा डबल हेलिक्स रहेगा या डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, मतलब 2 स्ट्रैंड्स चल रही है, स्ट्रैंड्स बनी है शुगर और फॉस्फेट की, और अगर ऐसे 2 स्ट्रैंड्स हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स के अपनी एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड में ढेर सारे तुम्हारे मोनोमर लगे हुए हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड के पास 3 चीजें, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है, और इन चारों में से कोई भी एक है, कोई भी रैंडमली एक है। सिमिलरली सामने वाले के पास भी जो एक मोनोमर है उसके पास भी उन तीनों में से कोई, मतलब 3 जो है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद शुगर और फॉस्फेट, तो जो नाइट्रोजनस बेस चारों में से कोई एक है। पर जब ये दोनों साथ में है तो ये और इसका पेयर साथ में रहते हैं। करेक्ट, यही समझा रही हूं मैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो वापस वही स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अच्छा, तो इसी को हम किस तरह काउंट करते हैं? या तो तुम न्यूक्लियोटाइड बोल दो या तो उसके बेस पेयर से काउंट कर लो। अब देखो, अब बोलोगे मैम नहीं वापस समझ में आया। अच्छा बताओ, अगर मैंने बोला इसकी लेंथ काउंट करनी है तो एक तो है भैया मीटर टेप ले लो, काउंट कर लो, पर एक तो चीज इतनी छोटी है, कहाँ है? सेल के अंदर, सेल जो दिखता ही नहीं है, उसका न्यूक्लियस जो और नहीं दिखता, न्यूक्लियस के अंदर है ये पूरा पड़ा हुआ। ठीक है मैम, एक दिख नहीं रहा। अब दूसरा काउंटिंग का मेथड क्या है कि देखो यहाँ पे मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितने शुगर के मॉलिक्यूल है, कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, पर ये अंदर की चीजें तो मेरे को दिख रही है पेयर पेयर में। तो अगर मेरे को काउंट करना है तो या तो मैं ये बताऊं कि यहाँ पे कितने मोनोमर लगे हुए हैं, या तो दूसरी चीज इसी मोनोमर का इसका जो नाइट्रोजनस बेस है और इस मोनोमर का इसका जो नाइट्रोजनस बेस है जो पेयर में प्रेजेंट है, मैं उनको काउंट कर लूं। तो अगर 2 तरीके आए समझ में, तो मतलब मैम इससे आप ये बोलना चाहते हो कि अगर डीएनए को मेरे को लेंथ मेजर करनी है तो एक तरीका है कि या तो मैं उसके मोनोमर का काउंट कर लूं, जैसे यहां था, इन न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट कर लूं, पर ये काउंट करने में थोड़ी तकलीफ है क्योंकि आधी चीजें तो दिखेंगे नहीं, जैसे शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल तो दिखेगा नहीं। दूसरा तरीका, इसी मोनोमर से जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और सामने वाली स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और इन दोनों का जो पेयर बना हुआ है उसको काउंट कर लूं। करेक्ट, यही बोल रही हूं। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिखा है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से काउंट कर लो या फिर उसके बेस पेयर को काउंट करके उसकी लेंथ का पता कर लो। अब वापस मैंने बताया कि कुछ चीजें तुमको याद करनी पड़ेंगी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, क्या बोलते हैं भैया? वायरस है जो किसको मार रहा है? बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक है, तभी तो उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। उसका नाम क्या है? लैम्डा 174 हैज कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? अब बोलोगे मैम यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड काउंट कर लिए ना। अरे हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे तो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं उसके पास? 5386 न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा जो बैक्टीरियोफेज है, जो जिसके पास कितने लैम्डा, जिसके पास कितने हैं? 48,502। क्या है? अब देखो तरीका चेंज हो गया, बेस पेयर्स। ठीक है, अब एस्चेरिचिया कोलाई मतलब ई कोलाई बेसिकली अपना है ना, ये इसमें कितने हैं? 4.6 इंटू 10 to the power 6। अभी इंटू 10 to the power 6 का मतलब समझो, अगर किसी ने ऐसा लिखा है ना तो ये 4.6 है इंटू 10 to the power 6 मतलब 6 जीरो है, लगा दो 6 जीरो। इतने सारे उसमें क्या है? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बेस पेयर है। ठीक है, पेयर मतलब भाई ये पेयर है, ऐसे काउंट किए हुए हैं। आई बात समझ में? सिमिलरली जो इंसान का हैप्लॉइड कंटेंट है, अब यहां पे मैं एक और कंसेप्ट समझाऊंगी, उसमें कितना है, कितने बेस पेयर हैं? 3.3 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर। अब हैप्लॉइड से एक चीज आई, पहले मैं वो समझाऊंगी फिर वापस इस पे आते हैं। तो देखो
अब देखो वापस मैं बता देती हूँ, अपनी बॉडी, अपनी नहीं, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, अब बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो, अपन तो डीएनए पढ़ रहे हैं। हाँ, इसी का रिलेशन यहाँ आने वाला है, इसलिए ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के सेल्स मिलते हैं, दो टाइप के। एक को क्या बोलते हैं भैया, सोमैटिक सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल, या फिर वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं जर्म सेल, या फिर उनको गैमीट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, ये इंफॉर्मेशन ऐसी कि हर चैप्टर में काम आ जाएगी। तो सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल वो सेल बोलते हैं जो ये सारे हैं, मतलब ये मेरे स्किन के, मेरे हेयर के, मेरे आंखों के, मेरे मुंह के, मेरे इंटेस्टाइन के, मेरे लिवर के, मेरे पैनक्रियास के, वो सेल जो मैं अपने मरने तक खुद के लिए यूज करूंगी, उनको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, ठीक है। दूसरा जर्म सेल या गैमीट सेल, जिससे मैं अपनी अगली जनरेशन बनाऊंगी, जैसे मेल्स में हो गया स्पर्म, फीमेल्स में हो गया ओवम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जर्म सेल या फिर गैमीट सेल। कभी कभी जर्म प्लाज्म भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वापस अब बोलोगे मैम ये तो पता चल गया, अब यहाँ डीएनए का क्या फायदा है। समझो बात को, जो सोमैटिक सेल है ह्यूमन के, उसमें कैसी कंडीशन रहती है, डिप्लॉइड कंडीशन रहती है। कैसी कंडीशन रहती है, डिप्लॉइड। अब बोलो कि डिप्लॉइड मतलब क्या मैम, 2n। अभी समझो, n का मतलब जो भी चीज है वो दो कॉपी में है, ऐसा अपन याद रखेंगे। डिप्लॉइड, डिप का क्या मतलब रहता है, डाई का क्या मतलब रहता है, दो, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है 2n, तो यहाँ जो भी चीज है वो डबल कॉपी में प्रेजेंट है, ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो जर्म सेल रहता है उसमें क्या रहती है, हर चीज हैप्लॉइड में होती है, मतलब सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होती है। अब बोलोगे मैम ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो देखो जरा, डिप्लॉइड, अब ये कहां से वर्ड लिया है, प्लॉइड का मतलब होता है प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी मतलब बेसिकली वो क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। अब बोलोगे मैम अभी तो हम डीएनए पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम कहां से आ गया, तो देखो यही जो डीएनए ना, अभी मैं क्रोमोसोम बनाना भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो जो डीएनए जब बहुत कॉइल हो जाता है, जब बहुत पैक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम विजिबली मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा कब, जब कोई सेल डिवाइड कर रहा होगा, तब ही बोल रही हूं मैं, ठीक है, HE वाला ही नहीं, मतलब हिंदी वाला ही। तो जब देखो नॉर्मल में अगर मैंने यहाँ का कोई सेल लिया और उसको स्लाइड बनाया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो मुझे उसका जेनेटिक मटेरियल जो ये इसका देखो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और अंदर अगर मैंने माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो जेनेटिक मटेरियल मुझे धागा जैसा पड़ा हुआ दिखेगा, जिसको मैंने डीएनए बोला। पर जब यही सेल डिवाइड कर रहा है, सपोज करो नाखून का सेल डिवाइड कर रहा है ना, वो कंटिन्यूस डिवाइड करता है, या हेयर का यहाँ का सेल मैंने उठा लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और वो डिवाइड कर रहा था, तो मेरे को ये ऐसा धागे जैसा नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, जैसे एक्स शेप का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वही वो डीएनए जो है ना, वो धागे वाली चीज अब क्या हो गई है, पैक हो गई है, कॉइल हो गई है, तो उसको मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम बोला। तो ऐसा सेल जिसमें ये क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं या 2n बोलते हैं। और यही नंबर अगर आधा प्रेजेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। तो बोलोगे मैम मतलब हमारी बॉडी में आधे सेल में आधा डबल में कोई चीज प्रेजेंट है, और आधे जो गैमीट है जैसे स्पर्म एंड ओवम हो गया, स्पर्म इन मेल्स, अब मेल्स का ये सिंबल रहता है, ठीक है, बायो में, और ओवम इन फीमेल्स। हाँ, तो इसमें आधे में प्रेजेंट है, ऐसा कैसे, अच्छा अब ये एक और चीज है जो तुमको याद करवा रही हूं, अभी याद करो, आगे जाके पढ़ाऊंगी। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अलग अलग जगह ऐड होगी और अलग जाके तुम्हारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा होगी, ठीक है। हम में क्रोमोसोम नंबर मतलब यही ऐसे पैकिंग वाला कितना नंबर रहता है ह्यूमन में, 46। कितना होता है ह्यूमन में ये नंबर क्रोमोसोम का, 46। तो ये 46 एक्चुअली क्या नंबर है, डिप्लॉइड नंबर है। तो बोलोगे मैम डबल में प्रेजेंट रहता है, हाँ भैया। अच्छा बताओ तुम किससे बने हो, बोलोगे मैम हमारे मम्मी पापा ने हमको बनाया है, करेक्ट। तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सोमैटिक सेल्स के अंदर या फिर वेजिटेटिव सेल के अंदर यही क्रोमोसोम कैसे नंबर में है, डिप्लॉइड नंबर में है या 2n नंबर में है। मतलब ये जो 46 है, 46 का आधा कितना हुआ, 23। तो 23 तुम्हारे इन वाले सेल के अंदर, 23 तुम्हारे मम्मी की तरफ से आए और 23 तुम्हारे पापा की तरफ से आए। आई बात समझ में, तो दोनों टोटल होके कितने बन गए, 46। तो कोई भी ह्यूमन सेल को ढंग से फंक्शन करने के लिए उसके अंदर हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है,
ठीक है। जैसे ह्यूमन का कितना होता है 46, तुम्हारे ऑनियन का एक अलग नंबर रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उतना ही रहेगा। फ्रूट फ्लाई जो रहेगा उसका 8 ही है, 8 ही क्रोमोसोम है उसके पास, उतने में सारा काम हो जाता है। बोलोगे मैम फ्रूट फ्लाई, अरे वो जो छोटे छोटे नहीं होते, जो वेजिटेबल या फ्रूट्स काटते हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे से कीड़े मक्खी नहीं होते, एग्जैक्टली छोटे छोटी चीजें घूमने लगती हैं, तो उसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। बहुत काम की चीज है, ठीक है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो जो फ्रूट फ्लाई है उसके पास 8 ही क्रोमोसोम है। बोलोगे मैम इतने में हो गया? हाँ हो गया, अब जरूरत ही नहीं लगी उसको। पर हमारा वैसे ही जो हर ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर क्या है, अलग अलग है, याद रखना है अपन को। और उसी का वो फीचर है कि उसको अलग स्पीशीज बना देता है, ठीक है। तो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना है 46। अब बोलोगे मैम 23 क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 23 तुम अगली जनरेशन को देने वाले हो। तुम पूरे जीवन में मरने तक कितने क्रोमोसोम के सेल्स का यूज करने वाले, मतलब कौन से सेल्स का यूज करोगे जिसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम रहे 46। उस 46 में से तुम्हारे पास आधे 23 तुम्हारी मम्मी तरफ से आए, आधे तुम्हारे पापा की तरफ से आए, ठीक है। अब बोलोगे फिर मैम ये गैमेट्स में 23 काहे को हो गए? क्योंकि अब ये वो सेल है जो तुम किसको पास करोगे, अपने अगली जनरेशन को, ठीक है। मतलब मैम आप ये बोल रहे इस 46 में से रैंडमली 23 सिलेक्ट होके आएंगे जो रखे हुए हैं हमारी बॉडी में। जैसे फीमेल की बॉडी में तो रखे हुए हैं 23 कि कौन कौन से आएंगे, और मेल की बॉडी में तो प्यूबर्टी के साथ बनते चले जाते हैं, स्पर्म्स बनते हैं ना, तो उसके साथ वो बनते चले जाएंगे। तो बोल रहे मैम इन 46 में से रैंडमली कोई 23 सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ करेक्ट, सही समझ रहे हो। और फिर इस 23 अगली जनरेशन में स्पर्म या ओवम के आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब क्यों? क्योंकि जब 23 आए ओवम की तरफ से, स्पर्म की तरफ से आए 23, तो देखो दोनों टुगेदर होके क्या बन गए 46। तो ह्यूमन सेल होने के लिए कितना क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए 46, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन सेल बोलेंगे, ठीक है। अब वापस, अब बोलोगे मैम ये सब कहां से आ गया वापस, मैं अभी समझा रही हूं, आने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं डिप्लॉइड या 2n। हम में कितने हैं 46। दूसरा होता है जर्म सेल या गैमेट सेल, जो अपनी अगली जनरेशन में पास करेगा। वुमेन्स में उसको क्या बोलते हैं हम, ओवम बोलते हैं, और मेल्स में हम उसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक। जो कैसे रहते हैं, जिसके अंदर अगर मैं सेल के अंदर का न्यूक्लियस के अंदर का अगर मैं क्रोमोसोम नंबर गिनूं तो कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, ओरिजिनल का आधा। तो ये ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो आधा मतलब 2n का n मिला, मतलब 23। तभी जब मेल गैमीट मतलब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करेगा तो 23 यहां से आया, 23 यहां से आया, पुश, दोनों मिलके क्या बन गया 46, बन गया ह्यूमन। अब बोलोगी मैम अगर 23 से ज्यादा आ गया तो एबनॉर्मल हो जाएगा। मैम 4 और ज्यादा आ गया तो जब ऐसा कंडीशन होता है ना जिसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, तो वो बेबी ही नहीं पैदा होगा, खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मैम अगर कम आ गया तो वापस एबनॉर्मल पैदा होगा। याद रखना, बॉडी में जितना नंबर डिसाइडेड है, नंबर क्या, कोई भी चीज हमारे बॉडी में जो भी केमिकल है, अगर उसका जितना अमाउंट चाहिए उतना ही अमाउंट चाहिए। ज्यादा हुआ मतलब हाइपर हो गया तो भी बीमारी, कम हुआ तो भी बीमारी, ठीक है। तो यहां भी ऐसे ही कुछ होता है कि अगर 46 बोला है तो 46 ही होना चाहिए, 46 का 47 हो गया तो कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, ठीक है। 46 का 45 हो गया तो कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, और वो एबनॉर्मलिटी बहुत बड़े लेवल पे आ जाती है कि पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो मैं जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी, तो अभी इतना याद रखेंगे। अब बोलोगे मैमी क्यों पढ़ाया था? इसलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो जरा, हैप्लॉइड, इसलिए मैंने ये पूरी कहानी समझाई, ठीक है। तो देखो वापस क्या समझ में आया कि डीएनए को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का नंबर या फिर नाइट्रोजनस बेस को, बेस पेयर को काउंट करके। अब अपन को कुछ बेस पेयर्स याद रखने हैं, मतलब कुछ नंबर्स याद रखने हैं। तो बैक्टीरियोफेज फेज में, लैम्बडा बोला था मैंने, फेज में 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386। लैम्बडा में कितने होते हैं 48502। उसके बेस पेयर्स, ये पीछे का यूनिट भी याद रखना है ना, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ई कोलाई में कितना होता है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, मतलब इतने 0। और ह्यूमन के हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब जो तुम्हारा स्पर्म एंड ओवम हो गया, उसमें कितने बेस पेयर्स रहते हैं 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। तो मुझे जरा बताओ, ये मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर उन्होंने हैप्लॉइड का नंबर दिया हुआ है कंटेंट का, तो ह्यूमन के एक नॉर्मल सेल मतलब सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल में कितना बेस पेयर का नंबर होगा?
कैसे करोगे, इसको इंटू 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो देखा था ना, हैप्लॉइड अगर n है तो डिप्लॉइड हो गया तुम्हारा 2n, और डिप्लॉइड कहां पे होता है, सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों नंबर अपन को याद रखना है कि ह्यूमन के हैप्लॉइड में कितने हैं, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, एक कोई नंबर याद रख लो कि हैप्लॉइड का 3.3 है, बस इसका डबल कर देना, डबल एग्जैक्टली कितना होगा मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना, मैं चेक करूंगी, ठीक है। तो डिप्लॉइड में क्या उतना नंबर रहेगा, हुआ क्लियर। तो ये अपन को याद करना पड़ेगा क्योंकि आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में तक आता है, अगले साल जब तुम CUET दोगे, नीट दोगे तो उसमें आ जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। ऑप्शंस रहेंगे, बताओ इसमें क्या क्या है, 4-5 ऑप्शन, और आजकल तो, आजकल नहीं पहले भी ये वही करते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछते कि 2-3 चैप्टर को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बनाते, मतलब अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थोड़ी यहाँ की इन्फॉर्मेशन, थोड़ी वहां की इन्फॉर्मेशन, फिर लॉजिक लगाओगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो आगे मूव करते, तो इतना समझ में आया कि डीएनए क्या है भैया, पॉलीमर है। गिनोगे कैसे, उसको न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर को का नंबर काउंट करके, उसके बाद कुछ अपन को नंबर याद करने कि कितने बैक्टीरियोफेज तुम्हारे फेज में कितने, लैम्बडा में कितने, इकोलाई में कितने, और ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में कितने। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड का नंबर निकल आएगा, मुझे चैट बॉक्स में लिखा हुआ चाहिए, मैं चेक करूंगी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं वापस समझा दूंगी। चलो आगे मूव करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि पॉलीमर है किसका भैया, न्यूक्लियोटाइड का, तो चलो अब एक एक करके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट, कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, मैंने बोला था ना पेंटोज शुगर जिसमें फ्रक्टोज आता है, ओके, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सी राइबोज फॉर डीएनए एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 चीजें होती है, कौन कौन सी, एक होता है एनबी, शॉर्टकट मत लिखा, यहां लिख रही हूं मैं, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है शुगर, कैसी शुगर, तुम्हारी पेंटोज शुगर। अभी मैं इस पे आने वाली हूं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। और पेंटोज शुगर, अब इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, आरएनए में वो राइबोज रहेगी, डीएनए में वो डीऑक्सी राइबो रहेगी, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन्स, लो आ गई कहानी, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ना। सबसे पहले हम लेंगे शुगर। तो देखो जरा, शुगर ये नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ ये इंफॉर्मेशन थोड़ी काम की, मैं पहले ये पढ़ाऊंगी फिर वो वाली स्लाइड पढ़ाऊंगी। पहला क्या मैंने बोला था बताओ जल्दी, साथ साथ में ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। तो ये तुम मेरे साथ भी ड्रॉ करते चलो, ठीक है। तो मैम आपने बोला कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलके बना है, लिखो। सबसे पहले आपने लिखा शुगर। अब बात समझो, 2 तरीके की शुगर होती है, कौन कौन सी, एक को बोलते हैं हेक्सोस, ठीक है, ये तुम्हारी बुक में नहीं लिखा, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कंसेप्ट बिल्डिंग कर रही हूँ। दूसरे को बोलते हैं पेंटोस, ठीक है। अब बोलोगे मैम क्या पेंटोस, अब अगला बोल दो मेंटोस भी है, ऐसे एकदम साउंड कर रहा है, नहीं वैसा नहीं कर रहा है। हेक्सोस, अब हेक्स का मतलब क्या होता है मैम, 6, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हेक्स का मतलब होता है 6। अब आगे क्या है, रुक जा। पेंटोस में पेंट का क्या मतलब होता है, पैंट मत बोल देना, पेंटोस का मतलब होता है 5, पर क्या 5 मैम, नहीं समझ में आया भैया, 6 कार्बन और 5 कार्बन। तो बोलोगे मैम सर चीज सब, अब हर चीज कार्बन की बनी होती है, और नहीं तो क्या, सारे मॉलिक्यूल किसके बने हैं, एटम्स के बने। एटम्स किसके हैं, एलिमेंट्स के ही तो हैं। तो देखो जरा, वही तो लिखा है मैंने, तो देखो जरा यहाँ पे पिक्चर देखो, ये क्या है, ये एक पेंटोज शुगर है। बोलोगे मैम कैसे काउंट किया आपने, तुमने बेंजीन का तो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा ना, तो बताओ मुझे बेंजीन कैसी शुगर है, ये मेरे को चैट बॉक्स में चाहिए। तो बेंजीन कुछ ऐसा बनाते हो तुम, ठीक है, ऐसा बना दिया और गोला बीच में बना दिया, स्टेबिलिटी रेजोनेंस वाला, तो वो बन गया बेंजीन। चलो बेंजीन अभी अपन बीच का गोला हटा देते हैं ना, समझने के लिए थोड़ा सिंपल कर देते हैं। अब मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है, कैसे काउंट करोगे, आयुपैक में नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। तो मैम जितने एजेस है उतना कार्बन है, तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी हेक्सो शुगर। और हेक्सो शुगर का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लूकोज। कैसे पता चला, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, C6H12O6। तो 6 बोला कि नहीं तुमने, तो ये 6 वही कार्बन फिट हो गए, ठीक। अब दूसरा मैं बोल रही हूँ, मैं पेंटोज शुगर के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, मतलब मैम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए।
हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए था, पर बोलोगे मैम आप तो कोई दूसरा ही पिक्चर दिखा रहे, रुक जाओ वो भी बताऊंगी। तो देखो जरा, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल पेंटोज है ना। अभी मैं अपने ओरिजिनल पे नहीं आई हूं, तो देखो जरा यहाँ क्या, अब बताओ ये कैसी शुगर है। तो बोलोगे मैम यहाँ पे तो 4 ही है, ये तो इसमें तो O लगा हुआ है ऑक्सीजन। हाँ करेक्ट, यहाँ O लगा हुआ है, पर उसी चौथे वाले पे एक और एक्सटेंडेड डंडी है, मतलब एक और कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा 5वां कार्बन। तो देखो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये देखो, तो क्या किस तरह के से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। अब यही जो है ये मॉलिक्यूल बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म में चेन में रहता है, पर ये साइक्लिक कंपाउंड बना के खुद कैसे आ जाता है, ऑक्सी ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, मतलब बीच में बॉन्ड बना के एक साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें से पहला कार्बन ये रहा तो लिखा 1, दूसरा कार्बन ये रहा तो लिखा 2, तीसरा कार्बन ये रहा तो लिखा 3, चौथा कार्बन ये रहा तो लिखा 4। बोलोगे मैम 5वां कार्बन कहाँ गया, अरे चौथे पे ही एक्सटेंडेड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, और इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन नंबर 5। दिखा, तो ये क्या है तुम्हारा पेंटोज शुगर है। वापस अब बोलोगे मैम पर पेंटोज शुगर उसमें ब्रैकेट में लिखा था थोड़ी देर पहले कि डीएनए में होता है डीऑक्सी और आरएनए में लिखा था सिर्फ राइबोज शुगर, मतलब क्या, देखो अब वापस ये कैसी शुगर है, राइबोज तो है, पर मोर स्पेसिफिकली जैसे मैंने बोला कि एक हेक्सोज का एग्जांपल क्या हुआ, ग्लूकोज। सिमिलरली पेंटोज शुगर का एग्जांपल क्या हुआ, फ्रक्टोज। और अगर ध्यान से देखोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भैया मोनोमर है तुम्हारे, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। मतलब मैम आप ये बोलना चाहते हो हमारे डीएनए का जो बैकबोन है, बैकबोन में 2 चीजें होती हैं, थोड़ी देर पहले याद करवाया था, कौन कौन सा, शुगर और फॉस्फेट, तो उसमें शुगर है, हाँ वही शुगर है। देखो कितना हम हर चीज एट द एंड मॉलिक्यूल से बने हुए हैं ना, एलिमेंट से बने हुए हैं। तो देखो वापस यहाँ पे, तो बोलोगे मैम यहाँ पे राइबोज लिखा है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज लिखा है, ठीक है, मतलब बाकी तो सारा स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा एक और चीज, यहाँ जब कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब वहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, सेम वैसे ही जैसे अपन नॉमेनक्लेचर में करते हैं, और अगर अपन ने कुछ लिख के छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब वहां पे हाइड्रोजन होता है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब अगर तुम दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखोगे तो तुमको सेकेंड कार्बन का अंतर दिखेगा। सेकेंड कार्बन का अंतर मैम, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो बोलोगे मैम दोनों सेम ही तो है ना, उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो देखो, ये इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, मैं बोलोगे मैम OH, ठीक है, OH तो है, मतलब मैम अल्कोहल, हाँ अल्कोहल तो है, ये समझ आती है ना, इसका करेक्ट नाम बताओ, हाइड्रोक्सी, क्या है नाम, हाइड्रोक्सी, ठीक है, और यहां पे भी हाइड्रोक्सी और ऊपर CH2OH, ठीक है। वहां बताओ मैंने वहां क्या लिखा हुआ है, सिर्फ H और H, मतलब मैम आप ये बोल रहे हो जो सेकेंड वाला कार्बन है इस स्ट्रक्चर में, करेक्ट, उसमें H तो है पर दूसरी जगह OH की जगह पे, मतलब हाइड्रोक्सी की जगह पे सिर्फ हाइड्रो है, करेक्ट। तो मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया, तो उसको मैं कैसे बोलूंगी बायो की लैंग्वेज में, ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, तो मैम ऑक्सीजन रिमूव बोल देते, नहीं डीऑक्सी, देखो क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सी। बाकी तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए राइबोस राइबोस, पर इसके सेकेंड वाले पोजीशन में, इसलिए यहां क्या लिखा है, सेकेंड डैश, डैश मतलब क्या, उस जगह पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए डीऑक्सी, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। इतना हुआ क्या क्लियर। अब इसका तुम क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और अभी के अभी कॉपी में बनाओगे, क्योंकि अभी याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये है तुम्हारा पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए के शुगर मॉलिक्यूल में, कि सेकेंड कार्बन पे डीएनए में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए उसको सेकेंड डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, और मतलब आरएनए के सेकेंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है, इसलिए उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो देखो अब यहां पे बोलोगे मैम फिर यहां पे सिर्फ राइबोस क्यों लिखा है, वहां पे लिखा होना चाहिए ना 2 हाइड्रोक्सी, नहीं, ये चीज नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूल है, जब कोई चीज नॉर्मल होती है तो कुछ मेंशन नहीं करते, इसलिए यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ राइबोस लिखा है। पर जो जब भी कोई चीज अलग होती है, नॉर्मल होती है, तो उसको मेंशन किया जाता है 2 डीऑक्सी राइबोस। तो आई बात समझ में। तो न्यूक्लियोटाइड एक 3 चीजों का बना है, उसमें से एक क्या है, शुगर। कौन सा शुगर है, जल्दी बताओ, उसका नाम क्या है, पेंटोज शुगर। देखो लिखा हुआ है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी 2
टाइप का होता है। अगर सेकेंड वाली जगह पे ऑक्सीजन है तो वो आरएनए वाली कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब आरएनए बनाएगा। और अगर सेकेंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, इल्ले है ना, नहीं है, तो सेकेंड 2 डीऑक्सीराइबोस मतलब डीएनए बनाएगा। हुआ क्लियर? अब बताओ मुझे न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट क्या था? तो मैम बोलोगे फॉस्फेट ग्रुप। हाँ, आ रही उसको थोड़ा होल्ड करके रखो, एक साइड में रख दो। तीसरा कंपोनेंट क्या था? तो बोलोगे मैम नाइट्रोजनस बेस। बिल्कुल सही। तो चलो देखते हैं नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं। 2 तरीके के होते हैं। कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडिन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब प्यूरिन, अब ऐसे याद कैसे करोगे? जिसका वर्ड का नाम कम है ना, वो एक्चुअली उसमें दो रिंग्स है, 2 मेंबर्ड रिंग, ऐसे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ज्यादा बड़ा है पायरिमिडिन, इतना बोलते बोलते थक गए, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, तो वो कैसा है? सिंगल कार्बन रिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगल मतलब सिंगल रिंग फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है। वापस प्यूरिन में कौन आता है? 2 आता है, 2 लोग आते हैं। कौन कौन से? ए और जी। तो ऐसे वो गाना नहीं है ए जी ओ जी, है ना, तो अपन ऐसे याद करेंगे। तो ए जी क्या है? प्यूरिन्स है, ठीक है। और जो बाकी बच गए, बाकी कौन बच गए मैम? सी और टी। तो सी है साइटोसिन और टी है थायमीन। तो ये दोनों किस में आए? तुम्हारे पायरिमिडिन्स में आए। तो वापस नाइट्रोजनस बेस 2 में डिवाइडेड है, एक को बोलते प्यूरिन, एक को बोलते पायरिमिडिन। वापस अजीब अजीब से नाम है, मेरे साथ बोलते चलो, ठीक है ना, तो फिर पता नहीं क्या बोलोगे, क्या लिखोगे और क्या मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो प्यूरिन्स में कौन आते हैं? 2 आते हैं। कैसे याद करोगे? ए जी ओ जी। तो ओ जी ऐसा कुछ नहीं है, ए जी है ना, ठीक है। मम्मी बुलाती होंगे ए जी सुनो जी, ये खा लो जी, जो भी है आगे मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो जो ए जी मतलब क्या है? एडेनिन, ए और ग्वानिन, ठीक है। अजीब से नाम है, बोलते चलो। क्या डिफरेंस है बेसिकली प्यूरिन और पायरिमिडिन में? कि प्यूरिन जिसका नाम छोटा है, जिसमें ए जी आता है, उसमें क्या है? देखो ए जी अपन ऐसे रिस्पेक्ट से बोलते हैं, पर उसमें क्या है? बड़े 2 रिंग के स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन रिंग है। और पायरिमिडिन में सिंगल कार्बन रिंग है। ये भी डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, पायरिमिडिन में कौन आता है? सी आता है और टी आता है, साइटोसिन और थायामीन, ठीक है। अब इनके कुछ ना पर्टिकुलर हमने पढ़ा था कि बेस पेयर, तो एक्चुअली यही पेयर बनाते हैं और ये पेयर हमेशा फिक्स फॉर्म में ही रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं समझो। ए के साथ हमेशा टी ही पेयर होता है। पेयर होता है मतलब टी का ही बॉन्ड बनता है। किस टाइप का बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा? हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन वाला कैसा? डबल बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ए तुम्हारा किसका है? प्यूरिन का है। और टी किसका है? पायरिमिडिन का है। तो याद करो कि मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड में ए है और उसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड में टी है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। करेक्ट, यही बोल रही हूं मैं कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है? ए है और उसके जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अभी इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? ए है। और ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? टी है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कैसा? बाय फॉर्मिंग डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब कोवेलेंट, आप बोलोगे मैम यहां भी हम बॉन्ड लेके आ गए, और नहीं तो क्या, तो कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वो वही कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो देखो, तो ये कैसा है? नाइट्रोजनस बेस वापस याद करेंगे 2 तरीके के। ए जी में प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स में डबल कार्बन रिंग है, पायरिमिडिन्स में सिंगल कार्बन रिंग है। प्यूरिन में आता है ए और जी, पायरिमिडिन्स में आता है टी और सी। पर ये हमेशा तुमको पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। पेयर के फॉर्म में मिलेंगे मतलब बेस पेयरिंग करते हैं। अगर ए रहा और सामने वाले के पास टी रहा तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। जी रहा तो जी और सी का बॉन्ड होता है और इसके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बॉन्ड्स बता रही हूं। आ जाता है, लिख लो, ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब बोलोगे मैम आप हाइड्रोजन बॉन्ड भी फिट कर रहे हो, कोवेलेंट भी फिट कर रहे हो। हाँ, ये अब थोड़ा एडवांस लेवल है ना, केमिस्ट्री वाले सर या मैम से पूछ लेना, ठीक है। तो वापस तुमको पता तो है हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जहां हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहता है, और कोवेलेंट मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो थोड़ा मैंने केमिस्ट्री बता दिया तुमको। तो वापस अब बोलोगे मैम अगर एक नाइट्रोजनस बेस है, उसके ए है और सामने वाले के पास जी है, तो बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। बनाने के लिए हमेशा बॉन्ड कैसे बनेगा? ए के साथ टी ही बनेगा और जी के साथ सी ही बनेगा। ए के साथ टी हमेशा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बनेगा और जी के साथ सी हमेशा कैसे बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बनेगा। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तो चलो आगे मूव करें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? मैम न्यूक्लियोटाइड में हमने शुगर पढ़ लिया। शुगर होता है, जल्दी बोलना स्टार्ट करो मेरे साथ, ऐसे ही याद होगा। शुगर होता है पेंटोज शुगर, मोर स्पेसिफिकली फ्रक्टोज
फ्रक्टोज, तो उसमें अगर सेकेंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, इल्ले है, तो वो डीएनए का मॉलिक्यूल बनाएगा, डीएनए का शुगर बनाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो वो आरएनए का शुगर बनाएगा। ठीक, दूसरा मैम होता है फॉस्फेट, जो अभी आपने बोला साइड में रखो, हमने रख दिया साइड में, ठीक है, अभी लेके आऊंगी। ठीक है, तीसरा होता है मैम नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होता है, प्यूरिन्स और पायरामिडिन। प्यूरिन को हम ऐसे याद रखेंगे AGOG, लो जी सुनो जी, ऐसे नहीं सिर्फ AG से नाम याद करोगे। AG मतलब एडेनिन और ग्वानिन आते हैं प्यूरिन में। प्यूरिन होता है डबल रिंग का स्ट्रक्चर। पायरामिडिन नाम बड़ा है पर उसके पास होता है सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर। इसमें आता है AG, तो जो बच गया मतलब CNT, साइटोसिन और थायमीन, वो आएगा तुम्हारे पायरामिडिन में। ये दोनों हमेशा बेस पेयरिंग, इन्हीं को नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, और हमेशा कैसे बनाते हैं, पेयर के फॉर्म में बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये पेयर बनाते किस फॉर्म में, A के साथ कौन जुड़ेगा, T जुड़ेगा, किस फॉर्म में, डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, और G के साथ कौन जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ेगा, और वापस कौन सा, ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। हुआ क्लियर इतना? चलो तो देखो जरा हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स भैया, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जो अभी आपने बोला साइड में रखो, हमने रख दिया। ठीक है, फिर नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स जिसमें डबल रिंग रहती है जिसमें AG आता है, पायरामिडिन जिसमें सिंगल रिंग होती है जिसमें आया साइटोसिन, थायमीन। बोलोगे मैम आपने यूरासिल तो बताया नहीं था, ये तो यूरासिल लिखा हुआ है। यूरासिल होता है RNA में, यूरासिल RNA में थायमीन की जगह पे मिलता है तुमको क्या, यूरासिल। ये रहा दूसरा डिफरेंस, मैं डिफरेंस सारे समझाऊंगी, एक टेबल से समझाऊंगी। देखो यहां लिखा है यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA एट द प्लेस ऑफ थायमीन। अगर याद नहीं होगा तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आ गए वापस उसी स्ट्रक्चर पे। अब देखो, अब मैम समझ में आया, C है, G है, A है, T है। सिंस यहां T लिखा है तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, DNA, और T की जगह पे अगर तुमको U मिल रहा है तो ये क्या हुआ, RNA। एक और डिफरेंस बताओ मैम, इसकी शुगर में अगर सेकेंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है तो उसको डीऑक्सी बोलते हैं, इसलिए यहां पे वर्ड लिखा है डीऑक्सी, पर इसमें अगर ऑक्सीजन हुआ तो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ राइबोज बोलते हैं। तो ये हुआ दूसरा डिफरेंस। तो देखो RNA और DNA के तुम अभी डिफरेंस पढ़ते चल रहे हो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि हमेशा पेयर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो कहां दिखेगा पेयर के फॉर्म में, इस वाले डायग्राम में। G के साथ कौन पेयर करता है, C पेयर करता है, देखो यहां G लिखा है, यहां C लिखा है। T के साथ कौन पेयर करता है, A करता है, T लिखा है, A लिखा है, यहां A लिखा है, यहां T लिखा है, वही पेयर फॉर्म करते हैं। कैसे पेयर फॉर्म करते हैं, G और C में रहता है ट्रिपल बॉन्ड, A और T में रहता है डबल बॉन्ड। दिख गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ये हो गया, अगला ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया। अब देखो, अब इकट्ठे सब कुछ बन जाएगा क्या, नहीं, धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल है वो जुड़ता है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ध्यान से सुनो, इतनी देर से मैं न्यूक्लियोटाइड है ना, वो टाइड वाला बोल रही थी। तो टाइड में क्या थी, 3 चीजें थी, मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें 3 चीजें हो, शुगर, फॉस्फेट मेन है, और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों हो तो उसको मैं क्या बोल रही थी, न्यूक्लियोटाइड। पर अगर इन 3 की जगह पे सिर्फ 2 चीजें हो तो उसको मैं क्या बोलूंगी, न्यूक्लियोसाइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में क्वेश्चन देते थे और तुम लोग न्यूक्लियोटाइड की आदत है, वही पढ़ लोगे और गलत करके आ जाओगे वापस। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो बोलोगे मैम हम याद कैसे करें, देखो न्यूक्लियोटाइड है ना, और आता है फॉस्फेट, ट दोनों में आ रहा है, तो ऐसे याद रखो कि न्यूक्लियोटाइड है तो T है, और फॉस्फेट है तो उसमें भी T है। तो जिसमें मतलब न्यूक्लियोटाइड है T है, उसमें फॉस्फेट भी है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है भाई, न्यूक्लियोसाइड में कौन सी होती है, 2 ही चीजें होती, फॉस्फेट नहीं रहेगा। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो देखो ये एक डायग्राम है, वापस देखो ये है तुम्हारा पेंटोज शुगर। ठीक है, अब बोलोगे मैम पूरा तो ड्रॉ ही नहीं, अरे है ड्रॉ, ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें गायब है। तो गायब है मतलब क्या, वो हाइड्रोजन है। वैसे वापस मैंने बोला था, जहां हाइड्रोजन होता है केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं करते, तो नहीं किया था उन्होंने, मैंने अभी ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, नहीं ड्रॉ करेंगे। ये तो रहा CH, अब H यहाँ पे बैलेंस ही कंप्लीट करोगे ना, तो यहाँ पे भी H है, H2 और OH। ठीक है, चलो, और ये क्या लगा हुआ है मैम, ये लगा हुआ है डबल मेंबर है, तो मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या है ये, प्यूरिन की पायरामिडिन, डबल है तो प्यूरिन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को अगर टफ करना है,
मतलब तो वो क्या करते हैं, तुमको ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल देते हैं। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आ जाएगा ड्रॉ करने के लिए। वो बोलेंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ Ni2 नाइट्रोजनस बेस, वो Ni2 इतना फ्रीडम दे देते हैं, पर अपन को याद करके जाना है कि ग्वानिन कैसे दिखता है, एडेनिन कैसे दिखता है, थाइमिन कैसे दिखता है, साइटोसिन कैसे दिखता है। अगर उनको लग रहा है नहीं बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया, पर नीट में तो भैया स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो अगर एक और चीज, हाँ, तो अगर ड्रॉ करने के लिए आए तो हमें ड्रॉ करके याद करके जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर उनको लग रहा है नहीं बहुत टफ पेपर है, तो क्या करेंगे, वो पिक्चर दे देंगे और ये गायब कर देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एंड गिव कमेंट्स ऑन इट। तो आइडेंटिफाई मतलब तुमको पता तो होना चाहिए कि साइटोसिन दिखता कैसे है, थाइमिन दिखता कैसे। तो अगर तुम देखोगे तो सबके फंक्शनल ग्रुप थोड़े थोड़े अलग अलग है ना। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप थोड़े थोड़े अलग अलग है, ठीक। तो ये तुमको ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस कर करके ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड का, जिसमें क्या है, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस है। जल्दी बताओ ये कौन सी है, अब भी थोड़ी देर पहले देखा, देखो NH2 जहां पे है, कहां पे है भैया NH2, ये क्या है, एडेनिन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और नाइट्रोजनस बेस, अब ये भी याद रखना है कि लिंक किससे होता है। तो हमने वापस कैसे पढ़ा था, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन जिसपे ऑक्सीजन नहीं है, इल्ले, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, हो गया पेंटोस शुगर। चलो, और नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ, OH मतलब यहां पे था OH होना चाहिए तो ओरिजिनल OH ऑफ फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट डैश कार्बन मतलब डैश अपन तुमको पता होगा केमिस्ट्री में पोजीशन बताता है ना, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर थ्रू। अब ये बॉन्ड्स अपन को याद रखने शुरू करने हैं। तो हमेशा याद रखो भैया कि शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसाइन और डीऑक्सी एडेनोसाइन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, डीऑक्सी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया ये शुगर है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, एडिनिन जुड़ा हुआ है, तो एडिनोसाइन। आई बात समझ में। और तो बोल रहे हो, तो बोलोगे मैम क्या हर नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है, जी बिल्कुल सही सुना। जितने भी तुम्हारे पास नाइट्रोजनस बेस है, ए हो, टी हो, जी हो, सी हो या RNA का यू हो, टी की जगह पे है ना, वो तुम्हारे शुगर के कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, पहले कार्बन पे ही जुड़ेगा। किस जगह जुड़ेगा, OH वाली जगह जुड़ेगा। किस बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्म में जुड़ेगा। ये इस पे आता है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो बाबा, ठीक है। अगर देखो एडेनिन के साथ जुड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडेनोसाइन। अगर ग्वानिन के साथ जुड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसाइन या फिर शॉर्टकट ग्वानोसाइन। ग्वानिन नहीं बोलेंगे, ग्वानोसाइन बोलेंगे, ठीक है। अगर सी के साथ जुड़ा है तो बोलोगे मैम डीऑक्सी साइटिडीन या फिर सिर्फ साइटिडीन। और अगर यू के साथ जुड़ा है तो डीऑक्सी, अब बताओ जल्दी, टी के साथ जुड़ा है तो डीऑक्सी थायमिन या फिर डीऑक्सी, या तो अगर यूरासिल के साथ जुड़ा है तो डीऑक्सी यूरिडीन या फिर यूरिडीन सर, ठीक है। तो ये अपन को याद करना। अब इसलिए ये नाम थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये आ जाते इसी टर्म्स में आ जाते कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ अगर क्वेश्चन पेपर को टफ करना है, या फिर नीट में या CUET में ये ऑप्शंस दिए रहते हैं और ये तुमको मॉलिक्यूल दिया रहेगा और फिर तुमको पहचानना है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, कि ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ठीक है। जनरली बनाने के लिए तो इतना टफ नहीं देते, बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस आ जाएंगे कि ATGC का स्ट्रक्चर बना, उसमें से भी A और T के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू पायरिमिडिन। पर अगर क्वेश्चन में ये पिक्चर दे दिया तुमको तो याद रखना वो इसका नाम पूछेंगे, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, और फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस रहेंगे सब पार्ट्स में। तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तुम तो ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन नहीं, शुगर जुड़ा हुआ है तो डीऑक्सी, और जो ऊपर जुड़ा है एडेनिन है तो एडेनोसाइन, बस हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज आओगे कि एडेनोसाइन बोलना कि डीऑक्सी एडेनोसाइन बोलना, पर दोनों करेक्ट है जिस भी तरीके से तुमको याद हो। तो ये क्या था तुम्हारा, ये था तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड। तो फॉस्फेट जो भी साइड में रखा है उसको ले आओ, अब अपन फॉस्फेट जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे ही फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। याद करने का तरीका बताया था, न्यूक्लियोटाइड में ट है और फॉस्फेट में भी ट है, तो जिसमें मतलब न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट है, ऐसे याद रखोगे। देखो अब वापस, अच्छा एक और चीज, जो इन दोनों, ये दोनों कैसे जुड़े थे मैम, फर्स्ट कार्बन पे जुड़े थे। देखो ये सारी चीजें याद रखने, कैसा बॉन्ड बनाया हुआ था,
एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब फॉस्फेट कैसा बॉन्ड बनाएगा, देखो व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH, अब बोलोगे मैम मतलब O के ही जगह बनता है, करेक्ट। एक्चुअली अगर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो जब OH बनता है तो यहां का H निकल जाता है, बेसिकली कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन कब होता है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है ना। अब बोलोगे मैम नहीं समझ में आया, रुक जाओ बताती हूं। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है इसलिए टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पे तुम्हारा है OH, यहाँ तो भैया H ही है, यहाँ क्या था, ऊपर OH था और नीचे H था, ठीक है। अब उस वाली रिंग में अगर तुम ध्यान से देखो, मैं आधी रिंग बना रही हूँ समझाने के लिए। यहाँ था H और फिर ये ऐसा था पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये बाकी की रिंग थी, ठीक, और यहाँ पे है NH2, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कंडेंसेशन होता है हमेशा कौन से एंड पे जुड़ेगा, OH एंड पे, भले वो तुम्हारा फॉस्फेट जुड़े या भले वो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस जुड़े। नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है तो वो पहले कार्बन पे जुड़ेगा, अगर फॉस्फेट जुड़ेगा तो वो तुम्हारे कौन से आएगा, अभी 5वें कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है, सॉरी 4थे कार्बन पे जुड़ेगा, ये रहा 5वें कार्बन पे जुड़ेगा, माय बैड, ठीक है। तो देखो मतलब ये है चौथा और ये इसके ऊपर जो CH2OH उस OH पे जुड़ेगा, ठीक है। अब बोलोगे मैम OH पे ही क्यों जुड़ता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल कहां से मिला मैम, ध्यान से देखो, अभी मिलेगा तुमको वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ को OH लिया। अच्छा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या रहता है मैम, H2, इतना तो हमको भी पता है, हाँ पता है, अभी निकालना दिखाऊंगी। तो यहाँ का H लिया, यहाँ का H लिया और H2O मिलके बाहर निकल गया। तो अब ये चला गया, सिंस ये चला गया तो यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे OH नहीं लिखा है और इसलिए यहाँ पे H भी नहीं लिखा है, क्योंकि H2O क्या हो गया, रिलीज हो गया, निकल गया। आई बात समझ में। सिमिलरली आप बोलोगे मैम इसका मतलब अगर हमें फॉस्फेट भी जोड़ना है तो फॉस्फेट इसके देखो 5th कार्बन के OH पे जुड़ेगा ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। वापस वहां जुड़ा था कौन से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और ये किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। वापस अब यहां पे क्या जोड़ रहे हो तुम, फॉस्फेट जोड़ रहे हो, ठीक है। अब यहां से भी OH और यहाँ का, अब बोलोगे मैम ये नहीं समझ में, अरे यहीं का H उठा के और निकाल दिया जाता है, तो क्या बना तुम्हारा, H2O रिलीज हो गया। हमेशा कोई भी चीज, अगर तुम अमाइनो एसिड भी देख लो जो प्रोटीन बनाता है, 11th में पढ़ा होगा, या नॉर्मल तुम सेलुलोज का स्ट्रक्चर देख लो, ये भी तुमने 11th में पढ़ा होगा, या फिर तुम स्टार्च का स्ट्रक्चर देख लो, हर जगह हाइड्रोजन, H2O, हाइड्रोजन नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और वहां पे बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो अपन को क्या क्या याद रखना है कि जब तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर जुड़ रहा था तो कहां जुड़ रहा था, पहले कार्बन पे, OH को हटा के OH से जुड़ रहा था, क्या बना था वो, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। सिमिलरली जब तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, कहां पे जुड़ा, वही OH पे जुड़ा, पर कौन से कार्बन पे, 5वें कार्बन पे, कैसा बॉन्ड बना के, फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक। A corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending on the type of sugar present is formed. हो गया, बन गया तुम्हारा क्या, न्यूक्लियोटाइड बन गया रे बाबा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, अब अपन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा शुगर, ठीक है। यहाँ पे अब मैं पूरा नहीं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ NB लिखने वाली हूँ, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन पे से जुड़ा हुआ है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक मोनोमर, मतलब क्या, एक न्यूक्लियोटाइड है। और मैंने इतनी देर से क्या चिल्ला रही हूं कि डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और जब न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बन जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। आई क्या बात समझ में। अच्छा अब यहां पे कुछ चीजें अपन को समझने जैसी हैं। देखो अब ये कौन सा कार्बन है मैम, पहला कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, चौथा कार्बन। और ये वाला कौन सा कार्बन है मैम, पांचवा कार्बन। अब जितना भी ये सारी चीजें जुड़ने वाली है, मतलब अगर आप सपोज करो मैंने बोला अब मैंने एक न्यूक्लियोटाइड ले लिया, एक और न्यूक्लियोटाइड ले लिया, चलो एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, मतलब मुझे दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ूं, देखो अभी तीसरा बॉन्ड आने वाला है, तो कहां जोड़ूंगी मैं,
थ्रू 3 डैश एंड 5 डैश एंड, मतलब एक कार्बन का 3 डैश वाला एरिया, यहां देखो इस वाले ऊपर वाले कार्बन। अच्छा एक और चीज, हमेशा इस कार्बन के अगर इस न्यूक्लियोटाइड में मेरे को एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो मैं हमेशा इसके नीचे ही जोड़ूंगी, ठीक है। और इसका कौन सा कार्बन वाली पोजीशन पे जोड़ेगा, तीसरी वाली, और तीसरे वाले का कौन सा कार्बन जोड़ेगा, पांचवा वाला। तो अब आया समझ में कि अगर मुझे अब 2 न्यूक्लियोटाइड मैंने बना लिए, 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे बने थे, इसमें था एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब मेरा शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा, और जब मेरा शुगर मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ जुड़ा था तो मैंने क्या बोला था उस बॉन्ड को, जल्दी देखो, फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है। अब मैंने एक न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ना चाहती हूं, तो मुझे कहां जोड़ना पड़ेगा, जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके तीसरे कार्बन से मेरे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन जुड़ेगा। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा है, कैसा लिंक से जुड़ता है, 3 डैश टू 5 डैश। अब ये बॉन्ड का नाम याद करना पड़ेगा, क्या नाम है इस बॉन्ड का, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। बोलोगे मैम अभी तो था फॉस्फोईस्टर लिंकेज, हाँ वो सिर्फ फॉस्फोईस्टर लिंकेज था एक जगह पे। अब क्या हुआ है कि फॉस्फोईस्टर तो है पर 2 ईस्टर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं जब ये कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए वहां पे क्या लिखा है, फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है। अभी तक सिर्फ एक ईस्टर का मॉलिक्यूल बन रहा था, फंक्शनल ग्रुप, जो तुमने 11th में पढ़ा होगा। और अब क्या बन रहा है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो 2 ईस्टर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कैसा लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। देखो अभी तक मैंने बनाया एक न्यूक्लियोटाइड, अब एक और आ गया तो क्या बोलूंगी, डाई न्यूक्लियोटाइड। एक और इसके नीचे जोड़ूंगी तो क्या बोलूंगी, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। तो अब कुछ चीजें यहां समझनी है अपन को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने बनाया, और ये मेरे साथ बनाते चलो क्योंकि यहीं पे सारी गड़बड़ होती है। तो ये बनाया भैया मैंने एक शुगर का मॉलिक्यूल, ये बन गया तुम्हारा NB नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहां बन गया तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, मैं डायरेक्ट फॉस्फेट ग्रुप लिख रही हूं, ठीक है। तुम्हारे रेफरेंस के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और यहां पे है इस जगह पे नंबर 5, ठीक। अब मैंने बोला मुझे एक और कार्बन, एक और न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, मेरा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। मैंने बोला मुझे एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का है, क्या करूं, तो इसके नीचे लगाऊंगी। चलो लगा दो भाई, ठीक है। ये है NB नाइट्रोजनस बेस, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आ गया फॉस्फेट, ठीक। इसके भी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे है 5वां। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था मैम, एन ग्लाइकोसिडिक, यहाँ कौन सा बॉन्ड था, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब मैं कैसे जोड़ूंगी, इसका तीसरा और इसका 5वां। तो बोलोगे मैम ये थोड़ा इस तरफ शिफ्ट नहीं हो जाएगा, हाँ होगा ना, चलो अब शिफ्ट करके बनाते हैं। मतलब ये तीसरा और 5वें के बीच में, तो ये था तुम्हारा फॉस्फेट वाला ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे तुम्हारा कार्बन लगा हुआ था, और ये कुछ, अरे कुछ आई क्या कहानी समझ में, देखो अब मैं वापस कार्बन 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे है 5, ठीक है। तो दिख रहा है तुमको कहाँ बॉन्ड बना, 3rd और 5th वाले बॉन्ड के कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, फॉस्फो, क्योंकि 2 फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है, फॉस्फो नहीं, एक ही फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है, फॉस्फो, पर 2 ईस्टर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो डाई ईस्टर लिंकेज हुआ। क्लियर। अब बोलोगे मैम तीसरा ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूं, इसी के नीचे एक और ले आओ। तो बोलोगे मैम ये तो टेढ़ा टेढ़ा बनता चलेगा, हाँ टेढ़ा टेढ़ा ही बनने वाला है। देखो जरा, ठीक, यहाँ ये गया 5वां कार्बन, सपोज CH2 था, OH हट गया, उस जगह था P, ऐसा PO4 था एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मतलब इस वाली जगह और इस वाली जगह, ठीक है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये है 5, दिखा। तो अब देखो, अच्छा बताओ ये एक मॉलिक्यूल था, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड। अब ये मेरा 2 मॉलिक्यूल आ गया तो मैं क्या बोलूंगी, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मतलब मरना नहीं, डाई मतलब 2। अब 3 मॉलिक्यूल आ गया तो क्या बोलूंगी, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। तो बन गई भैया ऐसी लंबी चेन, चलते चलो। तो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी
चेन बन गए। अब बताओ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं तो क्या बोलूंगी मैं उसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आई बात समझ में? तो एक था न्यूक्लियोटाइड, उसमें आ गया एक और न्यूक्लियोटाइड, किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया तो किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, वापस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, तो उसको मैंने बोला ट्राई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे लंबी चेन बनती चली तो उसको मैं क्या बोलूंगी, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। हुआ क्लियर इतना? अब देखो यहां पे कुछ एंड्स अपन को समझना है, ठीक है? एंड्स मतलब क्या मैम? अच्छा, अगर मैंने पूछा ऊपर वाले जो मेरा मॉलिक्यूल है उसमें बताओ कौन सा वाला कार्बन का एंड फ्री है। फ्री मतलब फ्री वाला फ्री नहीं है ना, फ्री मतलब खाली है, जिसपे कुछ लग सकता है, लगेगा नहीं पर खाली है। तो वो बोलोगे मैम ये तो सारे बॉन्डेड है, ये वाला जरूर फ्री है, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे 5' एंड। आई बात समझ में? 5' का मतलब हम बता रहे पांचवा वाला कार्बन एक्सपोज ऊपर की तरफ दिख रहा है, अंदर तो भैया बॉस पूरे बॉन्ड्स बने हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं पूछूं बताओ इस वाले कार्बन में कौन सा एंड फ्री है, कौन से कार्बन वाला एंड फ्री है जो तैयार है अगला न्यूक्लियोटाइड खुद में जोड़ने के लिए। तो हमको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कौन से कार्बन पे, ऊपर वाले का तीसरा और जो नया आ रहा है नीचे से उसका पांचवा। तो ऊपर वाले का तो ऑलरेडी वो पैक्ड है, तो नीचे वाले का ये 3 एंड फ्री है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, 3' एंड। कुछ आई क्या कहानी समझ में? तो देखो ये क्या बन रही है, एक सिर्फ एक स्ट्रैंड बनते जा रहा है। तो बना कैसे, वापस एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें मैंने एक जगह नाइट्रोजनस बेस लगाया, कौन से बॉन्ड से फॉर्मेशन करके, अपना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरी जगह यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, इस जगह मैंने फॉस्फेट ग्रुप लगाया, कौन सा बॉन्ड बना के, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना के। फिर ये एक बन गया मेरा न्यूक्लियोटाइड, मैंने ऐसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेके आया, मैंने बोला मुझे दोनों के साथ बॉन्ड बनाने का है। कौन से बॉन्ड बनेगा, इस ऊपर वाले का 3' एंड और नीचे वाले का 5' कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये जब दोनों जुड़ गए तो मैंने बोला अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं रहा, दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ बन गए तो डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे में एक और लेके आ गई, मैंने बोला अब मेरे को इसमें जोड़ने का है तो क्या करूं, तो हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड है, ये भी याद रखना है, हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो कौन से एंड पे जुड़ता है, ऊपर वाले के 3' एंड पे, और खुद न्यूक्लियोटाइड के 5 वाले कार्बन पे बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से बॉन्ड बना, तो अभी इसको क्या बोलूंगी मैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। और ऐसी ही लंबी 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 चेन बनती चलेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अभी जो तुम लोग ये समझते हो ना, अपन डीएनए बनाते हैं ऐसे जुगजैग जुग, तो उसका मैंने सिर्फ आगे अकेली अभी एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया, अभी तो दूसरी बनानी बाकी है। इतना हुआ क्लियर? तो फटाफट ये सारा बना लो कॉपी में, फिर हम इसी के पैरेलल दूसरी स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी तो तुमने भैया एक चेन सिर्फ एक बनाई है, अब क्या करोगे देखते हैं, ठीक है? तो अगर देखोगे ध्यान से तो ये वाली लाइन देखो, अ पॉलीमर थस फॉर्म हैज एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी। मोइटी मतलब जहां पे वो खाली है, तो लिखा ही हमने 5 एंड फ्री है, और दूसरी जगह क्या है, 3 एंड फ्री है। तो अब आई बात समझ में, वो 5 एंड और 3 एंड क्या बोलते हैं, मोइटी एंड ऑफ शुगर विच इज रेफर्ड टू एज 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और दूसरी जगह क्या, कौन सा एंड फ्री रहेगा, 3' एंड। तो ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है, अभी उन्होंने ऐसा टेढ़ा करके बनाया, तो टेढ़ा ही बनाया, अपन टेढ़ा ही समझेंगे। ये क्या है तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल, एक जगह क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है, इस जगह ये ए क्या है, ये तुम्हारा है बेस पेयर, ठीक है? सिमिलरली देखते चलो, से लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो उस जगह कौन सा खाली वाला एंड कौन सा है, 5' एंड, तो उसको हमने क्या बोला, 5' एंड। सिमिलरली इसी शुगर का 3' एंड भी फ्री है, तो उसको हमने क्या बोला, 3' एंड, ठीक है? अब यही क्या है तुम्हारी फॉस्फेट और शुगर की क्या बनाता है, बैकबोन। क्यों बैकबोन बनाता है बाबा, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से दो मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, एक तो है फॉस्फेट और दूसरा वो शुगर, इन्हीं दोनों को जोड़ के तुम्हारा पूरा बैकबोन बना हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि जो डीएनए का बैकबोन क्या है, फॉस्फेट और शुगर का बैकबोन है, ठीक है? तो ये हुई पहली चीज। और जो एंड खाली रहते हैं उसको एक को बोलते हैं 5' एंड, एक को बोलते हैं 3' एंड। क्लियर हुआ इतना? तो देखो, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। अब बोलोगे मैम आपने बोला था तो अभी तो एक ही स्ट्रैंड बनी, दूसरी, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा और पढ़ ले।
अब यही जो है डीएनए, इसको किसने फर्स्ट टाइम बताया था कि ये एसिडिक है नेचर में? देखो जरा, हम बोलते हैं ना न्यूक्लिक एसिड, तो देखो जरा, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869. ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन. तो इसी को उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लिन बोला. चलो अब बनाते हैं इसका कौन सा? ये डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल. हेलिक्स तो नहीं, आज 2 स्ट्रैंड बना लेंगे, ठीक है? तो एक स्ट्रैंड तो मैम बन गया. तो अगर मैं इसको देखूं ऐसे इस तरीके से, तो भैया एक स्ट्रैंड तो बन गया है. अब अगर ध्यान से देखो, जब मैंने तुमको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स रहते हैं, एक को शुगर बोलते हैं जो सेंटर में है, एक उस साइड में लगा होता है फॉस्फेट, और इस तरफ रहता है नाइट्रोजनस बेस. तो मैंने बोला था नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं कि चलो ऐसे ही एज इट इज मैंने एक चेन उठा के यहां रख दी, मतलब मैम आप ऐसे बोल रहे हो दूसरे कलर की बना रही हो चेन, ठीक है? ये ऐसे लिख दी, यहाँ पे एन भी लिखा नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी तुम्हारा 5' एंड है. अब यहीं पे ऐसा ऐसा जुड़ता जा रहा है, ठीक है? कुछ आ रही है क्या कहानी समझ में? मैंने क्या लिया? 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन एज इट इज साइड में रख रही हूं, ठीक है? चलो अब मैं बोल रही हूं, अब मुझे ये दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ना है, आपस में जोड़ना है. तो मुझे बताओ कि मैम, बोलोगे मैम शुगर शुगर तो पूरा जोड़ना है, मतलब एक चेन में नहीं कन्वर्ट करना है, दोनों अलग अलग सेपरेट ही रहेंगी, बस जुड़ी हुई होनी चाहिए. मतलब जैसे ये एक चेन रही, ये एक चेन रही. अब मैं बोल रही हूँ जोड़ना मतलब ये उठा के नीचे मत लगा देना, ये जोड़ना नहीं बोल रही हूँ. मतलब मुझे साथ में पैरेलली दोनों चाहिए, जुड़ी हुई और किसी बॉन्ड से बनी हुई, ठीक है? जैसे ये एक चेन हो गई, मेरा एक हाथ एक चेन हुआ, ये हाथ दूसरा चेन हुआ, और साथ में बॉन्ड से दोनों फिक्स है. मुझे ऐसा कुछ करना है, तो क्या करूं? मैं ऐसे जोड़ सकती हूँ क्या? तो बोलोगे मैम शुगर तो शुगर से जुड़ेगा नहीं, फॉस्फेट फॉस्फेट से जुड़ेगा नहीं. अगर ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनबी. एनबी मतलब क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस. कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. वापस आते हैं उसी पे, देखो 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? प्यूरिन, पायरिमिडिन. और बॉन्ड कैसा बनता है मैम? यहाँ देखो 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 जरा, अभी याद आएगा. G और C के बीच में बॉन्ड बनता है, A और T के बीच में बॉन्ड बनता है. मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि अगर ये नाइट्रोजनस बेस A है और सपोज करो ये T है, तो अगर मुझे इन दोनों चेन को जोड़ना है, तो दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ने के लिए मुझे बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो भी नाइट्रोजनस बेस के बीच में. मतलब इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का ये नाइट्रोजन बेस का बॉन्ड बनेगा इस पॉली न्यूक्लियोटाइड के इस नाइट्रोजन बेस के साथ. करेक्ट. और ए के साथ क्या जुड़ेगा? टी ही जुड़ेगा. कैसे? डबल हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से. तो ऐसे जुड़ जाएगा? नहीं मैम नहीं जुड़ेगा. अब तो कुछ लोग जोड़ के भी देख रहे हैं, हाँ जुड़ तो जाएगा, साइड में रख दो, जुड़ गया. नहीं, नहीं जुड़ेगा. कुछ ऐसे समझो, सपोज करो ये 2 पेन है, ठीक है? ये 2 पेन है. अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक? अब इसका ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन ये निकल गया, ये अब मेरा नाइट्रोजनस बेस है, और इसका ये भी क्या है? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है? और इस साइड में जो इसका स्टैंड रहता है वो ऐसा, ठीक है? अब मैं बोल रही हूँ मुझे ये दोनों जोड़े हुए चाहिए, पर मैं इन दोनों को मैं उसी कंडीशन में जोड़ सकती हूँ कि जो ये इसका ये वाला पोर्शन है, ये समझ रहे हो ना कौन सा वाला, जिस पे अपन ऐसे टांग देते हैं, अटका देते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन ही आपस में बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये ऐसे ही बॉन्ड बना सकता है, इसी फॉर्म में बॉन्ड बना सकता है. अब बोलोगे मैम कुछ नहीं, इस पेन को घुमा दो. नहीं, घुमा नहीं सकती मैं, मेरे को एज इट इज ऐसे ही रखना है, यही पोजीशन में रखना है. अब मैं बोल रही हूँ मेरे को जोड़ के दिखाओ, तो ये अब बोलोगे मैम, अगर आप बोल रहे हो कि सिंस ये वाला और ये वाला ही जोड़ना है और मुझे इसी पोजीशन में जोड़ना है, और मैं इसका मोइटी लेवल मोइटी नहीं, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, मतलब इसको रोटेट नहीं कर सकती, तो एक काम करती हूँ, ये अभी कैसे है? दोनों ऊपर के साइड में, मतलब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो 5' एंड ऊपर के साइड में, इस वाले पे भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 5' एंड ऊपर की साइड में. पर मैं बोल रही हूँ मुझे दोनों जुड़े हुए चाहिए. जोड़ने के लिए इसका भी नाइट्रोजनस बेस और इसका भी नाइट्रोजनस बेस पास पास में चाहिए. तो बोलोगे मैम इस मॉलिक्यूल को फ्लिप क्यों नहीं कर देते? हाँ फ्लिप कर सकते हैं, पर वैसे होगा नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा. तो अब मैं बोल रही हूँ दूसरा तरीका बताओ. तो बोलोगे मैम एक काम कर दो ना, इस पेन को घुमा डालो. ये देखो घूम गया, अब आ गया, ये दोनों जुड़ गया, पास में दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों जुड़ गया. तो देखो ये भाई ऐसे ही कुछ होने वाला है. तो इसी चीज को अपन, जैसे मैंने क्या किया, ये एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है? और मुझे क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है. मैं ऐसे जोड़ नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा. इसका ये ढक्कन का ये वाला एंड और इस वाले ढक्कन का ये वाला एंड ही साथ में जुड़ेगा. अब मैं ऐसा भी नहीं जोड़ सकती, ठीक है? अनस्टेबल रहेगा. तो मैंने क्या किया, इसको उठा के ऐसा घुमा दिया.
तो मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि एक चेन ऐसी रहेगी और दूसरा लो और उसको उठा के ऐसे पूरा घुमा दो। करेक्ट, यही बोल रही हूं। देखो जरा, मतलब अगर मुझे इन दोनों चेन को जोड़ना है तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसका उल्टे डायरेक्शन में बनाना शुरू करूंगी, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? और यहां क्या रहेगा, इसका NB नाइट्रोजनस बेस, यहां रहेगा इसका फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप अगले वाले के तीसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। कुछ आया क्या समझ में? देखो अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आ रहा होगा। हाँ मैम अब समझ में आ रहा है। तो वापस ठीक है, यहां पे वापस फॉस्फेट ग्रुप है और यहां पे वापस क्या है, नाइट्रोजनस बेस। इस जगह पे वापस इसका फॉस्फेट ग्रुप वापस इस पे जुड़ा हुआ है। तो मुझे जरा पहले तो इसका सीक्वेंस बताओ, इसकी मोइटी बताओ। मोइटी मतलब मैम एंड्स बताओ। अगर वहां 5' एंड था, इसको मैंने पूरा घुमा दिया, मतलब ओरिजिनली जो नीचे मेरे को ओरिजिनली 3' एंड मिलना चाहिए था, अगर ऐसी की ऐसी चेन मैं यहां रखती, पर मैंने पूरा उसको फ्लिप कर दिया। तो मुझे बताओ 3' की जगह पे अब मैं फ्लिप कर दिया है मॉलिक्यूल, मतलब मुझे पहले ऊपर ढक्कन मिलना चाहिए था, ढक्कन मान लो 5' एंड है और ये नीचे का जो है वो है 3' एंड। अब ओरिजिनली ऐसे मिलना चाहिए था, एक का है 5' एंड एक का 3' एंड है। मुझे दूसरा अगर मैं जोड़ना सोच रही थी, ऐसे जोड़ना चाहिए था कि ऊपर भी 5' एंड हो नीचे भी 5' एंड हो, पर मैंने बोला ऐसा बॉन्ड बन नहीं सकता। तो मैंने एक स्ट्रैंड को, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। तो अब जिस जगह मेरे को 5' एंड मिलना चाहिए था, अब क्या मिलेगा मेरे को वहां, 3' एंड। देखो जरा कैसे पता चला मैम, देखो वहां पे NB पे रहता है पहला, अरे बाप रे, ओके, ये रहेगा पहले नंबर का कार्बन, ये रहेगा दूसरे नंबर का कार्बन और ये रहेगा तीसरे नंबर का कार्बन। तो ये तीसरे नंबर का कार्बन का क्या है, 3' एंड या 3' की मोइटी है। ठीक है, मोइटी मतलब वो पोजीशन जो ओपन है, जो कार्बन की चेन ओपन है। अब सिमिलरली नीचे कौन सा आएगा, ये 5' एंड वाला कार्बन ओपन है। तो दिख रहा है, इससे क्या समझ में आता है मैम, सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड लिया जो 3 चीजों से बना है। कौन कौन सा, नाइट्रोजनस बेस जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा है। एक न्यूक्लियोटाइड लिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लिया, दोनों को जोड़ने के लिए इसका 3rd और 5th एंड के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाईस्टर मॉलिक्यूल। ऐसे करते करते एक लंबी चेन बन जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। सेम चेन मैंने उठाई जिसके एक एंड पे क्या है 5' एंड और दूसरे एंड पे 3' एंड। अगर मुझे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो हमेशा मैं 3' एंड पे ही ऐड करूंगी। अब मैंने ऐसी एक चेन उठाई और सिमिलरली दूसरी चेन उठाई। अब दोनों को मुझे बाइंड करना है बॉन्ड के साथ। मुझे पता है कि इस पूरे न्यूक्लियोटाइड वाले स्ट्रक्चर में शुगर भी दूसरे चेन के मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना फॉस्फेट बनाएगा कौन, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस। क्योंकि मैं याद करके गई हूं, ए के साथ क्या बनता है, टी बनता है, डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली जी के साथ क्या बनता है, सी बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर मुझे इन दोनों चेन को आपस में जोड़ना है तो मैं ऐसे जोड़ नहीं सकती। तो मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रैंड को मैंने फ्लिप कर दिया। फ्लिप करके क्या आ गया, वो दोनों पास पास में आ गए, रेंज में आ गए और अब क्या बन गया, बॉन्ड बन गए। ये बन गए यहां बॉन्ड, यहां बन गए बॉन्ड ATGC। ठीक है, ये G हो गया, ये C हो गया, यहाँ पे कुछ और बॉन्ड बन गया। तो इससे मैम मुझे ये समझ में आया कि एक स्ट्रैंड पैरेलल है और दूसरी वाली भी पैरेलल है पर वो फ्लिप्ड है, तो उसको मैंने क्या बोला, एंटी पैरेलल। मतलब अगर एक एंड का, अगर इस तरफ मेरे को 5 एंड मिल रहा है और नीचे साइड में 3 एंड मिल रहा है, तो दूसरी स्ट्रैंड का उसी का उल्टा मिलेगा। अगर यहाँ 5' एंड मिल रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा, 3' एंड। अगर यहाँ पे नीचे इस साइड 3' एंड मिल रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, 5' एंड। और इस तरीके से दोनों चेन पास में आ गई और दोनों चेन के बेस पेयर में क्या बन गया भैया, बेस पेयर में नहीं, दोनों चेन के बेस में क्या बन गया, ये देखो बेस के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गए। कैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों आपस में जुड़ गए। तो समथिंग कुछ ऐसा हो रहा है ना कि देखो ये था एक लिया और बीच में एक मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ली, एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ली, और यहाँ पे इसका नाइट्रोजनस बेस एक्सपोज हो रहा था, इसका नाइट्रोजनस बेस तब एक्सपोज हुआ जब इसको मैंने फ्लिप किया। ठीक है, यहाँ पे था A, यहाँ पे था T, अब दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहाँ इस नाइट्रोजनस बेस के पास मतलब जो अगला जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वहां पे था C,
जी, और इस वाले नाइट्रोजनस बेस के साथ जो फ्लिप्ड है, मतलब ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, ठीक है। और ये एक एक शुगर मॉलिक्यूल है, जो मैं डॉट दिखा रही हूँ एक एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे सी है। सिमिलरली अगले शुगर मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे एनबी पे जोड़ा था वापस टी, और इस वाले शुगर मॉलिक्यूल के नाइट्रोजनस बेस में था ए। तो अब इनके बीच में क्या बनने लगे, बॉन्ड बनने लगे। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जी और सी के बीच में ट्रिपल, ए और टी के बीच में डबल। अब से देखो ये कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा कि लैडर है, जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी और ऐसा 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 स्ट्रक्चर बन गया, दिखा। अब इसको क्या करो, उठाओ और ट्विस्ट कर दो, ऐसा कुछ बन जाएगा। हुआ क्लियर अब? तो हमने क्या किया, हमने एक न्यूक्लियोटाइड लिया, न्यूक्लियोटाइड भी कैसे, हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया, एक शुगर लिया, उसमें फॉस्फेट ऐड किया, उसमें नाइट्रोजन बेस ऐड किया, फिर इसको बोला हमने न्यूक्लियोटाइड। ऐसा दूसरा न्यूक्लियोटाइड लिया, इसको इसके साथ मर्ज किया, ऐसे लंबी लंबी चेन बनाई। सिमिलर चेन दूसरी जगह बनाई, दूसरे को जोड़ना था इसके साथ, और हमको पता है जुड़ने के लिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बेस के बीच में ही पेयरिंग होती है। ए टी के साथ ही पेयर होगा डबल बॉन्ड, जी सी के साथ ही पेयर होगा ट्रिपल बॉन्ड, पर ऐसा जुड़ नहीं रहा था तो दूसरे को हमने फ्लिप कर दिया, उसी को हमने बोला एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, अगर इसका 5 डैश एंड है तो उसका नीचे 3 डैश एंड है, इस वाले का अगर 3 डैश एंड है तो नीचे 5 डैश एंड होगा, और ये बॉन्ड बन गया। तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। बस इसको उठा के घुमा दो तो ये बन गया तुम्हारा डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। तो पहली बार यही डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल किसने बताया था, ये पढ़ने वाले। तो ये हमको फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बताया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, जिनको नोबेल प्राइज में मिला, जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक। देखो, it was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkin and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। जो अभी मैंने बनाया वो क्या है, X-ray मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स क्यों, समझो बात को, क्योंकि वो जो ट्विस्ट करने के बाद जो बीच में आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेलिक्स आ रहा है। और डबल क्यों, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स चल रही हैं जो मुड़ी हुई हैं, ठीक है। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग। अभी तो हमने पढ़ा बेस पेयरिंग मतलब एक स्ट्रैंड का बेस, नाइट्रोजनस बेस, दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या करेगा, पेयर बनाएगा। पेयर कैसे बनाएगा, बॉन्ड बना के। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ए रहा और टी रहा तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, जी रहा और सी रहा तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यही तो उनके हॉलमार्क क्या था, उन्होंने बताया था कि एक जो स्ट्रैंड है पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और जो दूसरी स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, वो आपस में किस तरीके से जुड़ती है, बेस पेयर फॉर्म करके, ठीक है, बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हुआ क्लियर? तो अब तुमको समझ में आ गया कि ये डबल हमने स्ट्रैंड बनाया, तो बनाया कैसे। अब आते हैं आगे। तो अब यही जो प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चागाफ। अब ये चागाफ रूल करके मैं थोड़ा कुछ अगले लेक्चर्स में बताऊंगी, उसके ऊपर कैलकुलेशन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। चागाफ दैट for a double strand DNA, the ratio between A and T and G and cytosine are constant and equal to 1। मतलब चागाफ रूल क्या बोल रहा है कि जो रेशियो है किसके बीच में, A और T के बीच में, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में, मतलब A प्लस T अपॉन G प्लस C, ये रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। और किसके बराबर आता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चागाफ रूल भी बोलते हैं। तो यहां तक ये जो तुमने अभी मैंने सिर्फ डीएनए की, वो जो ऐसा डीएनए जो तुम लोग बचपन से तो नहीं बनाते पर हर जगह यूज कर लेते हैं, जो ऐसा वाला डीएनए, अभी सिर्फ हमने वो समझा कि ये बना कैसे, कहां से शुरू किया, एक छोटे से मॉलिक्यूल से। उस मॉलिक्यूल या मोनोमर का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के पहले क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। उसमें क्या था, एक शुगर मॉलिक्यूल था। शुगर मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड था, तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस के साथ बाउंड था। नाइट्रोजनस बेस के साथ बाउंड कौन से बॉन्ड से हुआ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ हुआ। उसमें मैंने अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया 5th कार्बन पे, तो उसको मैंने क्या बोलने लगी, मैं बोलने लगी उसको न्यूक्लियोटाइड। अब जैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना है तो कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ेगा,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में लगेगा? थर्ड कार्बन ऊपर वाले का और नीचे वाले का फिफ्थ कार्बन। और ऐसी चेन बनते बनते एक स्ट्रैंड बन जाएगी तुम्हारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। अब मैंने ऐसे दो स्ट्रैंड ले लिए, दोनों को कंबाइन करना है तो मुझे एक स्ट्रैंड को फ्लिप करना पड़ेगा, तो इसीलिए दोनों स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? हम एंटी पैरेलल वर्ड भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड का 5 डैश एंड रहता है, वही दूसरे स्ट्रैंड का 3 डैश एंड उसकी तरफ फेस करता हुआ रहता है, और नीचे के साइड में जिस फर्स्ट स्ट्रैंड का 3 डैश एंड रहता है, दूसरे वाले स्ट्रैंड का 5 डैश एंड रहता है। अच्छा, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ी कैसे रहती है? बेस पेयरिंग करके। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बेस पेयरिंग करके। बेस पेयरिंग किसके बीच में होती है? नाइट्रोजनस बेस के बीच में होती है। किस किस के बीच में? स्पेसिफिकली ए के बीच में और टी के बीच में डबल बॉन्ड से, जी के बीच में और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से। हुआ क्या इतना क्लियर? तो यहां पे तुम्हारा सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है कंप्लीट। क्या करोगे? वेबसाइट पे जाओगे, टाइप करोगे www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे होम पेज आएगा। क्या सिलेक्ट करोगे? सिंस तुम 12th का कोर्स पढ़ रहे हो तो तुम सीबीएसई K to 12 पढ़ोगे। उसके बाद अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, जो भी सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स की पढ़ोगे तुम तो बायो वाले हो। नहीं, अगर किसी ने पीसीएमबी कॉम्बिनेशन लिया तो वो मैथ्स भी पढ़ेगा। वो सिलेक्ट करोगे और बस सुनना शुरू करोगे। डांट नहीं रही हूं मैं, यहाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है? ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक, अभी तो सिर्फ डीएनए बनाया, पैकिंग कौन करेगा? अभी पैकेजिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और डीएनए की रिसर्च, सर्चिंग कैसे हुई, वो सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।